हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 11-12 कंप्यूटर साइंस का जो एक्चुअल आर्क्स प्रीवियस पेपर है जो 11 जून 2024 को पूछा गया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो शिफ्ट है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट मैं इसको मानूंगा। जो 11 जून 2024 को पेपर हुआ था उसका जो शिफ्ट 1 है सबसे हार्डेस्ट पेपर मैं इसको मानूंगा, राइट। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने थ्योरी को अच्छा से नहीं पढ़ा है तो फिर आप आंसर कर ही नहीं पाएंगे। और जब आप इंटरनेट पे इसके आंसर को खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वेबसाइट्स अलग अलग आंसर्स को दे रहे हैं, तो आप काफी सारा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसका सही आंसर कौन सा होगा, राइट। तो वीडियो को अंत तक देखते रहो, मैं आपको काफी बेहतर तरीका से हर एक ऑप्शन को तोड़ के बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, राइट। तो अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चन को काफी बारीकी से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, राइट। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है कंसीडर 2 बाइनरी नंबर्स। हमारे पास एक बाइनरी नंबर ए दिया गया है और एक बाइनरी नंबर बी दिया गया है, राइट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। बोला इसमें अगर आप एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जो हमारे पास ए दिया है ए, मैं यहां लिखता हूं 1 1 0 1 0 1। हमारे पास जो बी नंबर दिया है बी, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 1 0 0 1 1 0, राइट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें करना है एंड। तो एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर है और हमारे पास दो नंबर है तो एंड ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो एंड का जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट हमारा 1 है तो आउटपुट 1 होगा, नहीं तो कोई भी हमारे पास अगर 0 आ गया तो आउटपुट 0 होगा, कोई भी हमारे पास 0 आ गया तो आउटपुट क्या होगा, 0। मतलब अगर दोनों के दोनों वैल्यू हमारे 1 है, दोनों के दोनों वैल्यू हमारे हाई हैं तो ही आउटपुट हाई आएगा, नहीं तो सारे केस में हमारा आउटपुट लो आएगा, मतलब 0 आएगा। तो देखो 1 और 0, एक 1 है एक 0 है, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, दोनों हाई होगा तो ही हाई होगा। तो दोनों हाई नहीं है मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों हाई नहीं है 0, यहाँ दोनों हाई है 1, यहाँ दोनों हमारा क्या है, लो है तो 0, यहाँ दोनों हाई नहीं है तो 0, यहाँ दोनों हाई है मतलब 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0। यस, बिल्कुल सही बात है। 1 1 0 ये गलत हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0, ओके गलत, सही दो बार दे दिया है, सही 0 0 0, सारा 0 है। तो देखो इसमें आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, दो ऑप्शन एक ही दे दिया गया है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0। यहाँ भी है 1 0 0 1 0 0, यहाँ भी है 1 0 0 1 0 0, राइट। तो इस केस में आंसर 1 और सी हो जाएगा। दो ऑप्शन हमारा एक ही दे दिया गया है तो आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर क्या होगा 1 0 0 1 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, इसमें ऑप्शन शायद जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनसे गलती हो गया है या फिर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिया होगा, राइट, एज इट इज ऑप्शन उन्होंने लिखा होगा। तो आप ऐसे समझो कि इसका आंसर 1 0 0 और 1 0 0 होगा, राइट। नेक्स्ट, द 2's complement of a binary number is used in subtractors 2। बोला है कि तो 2 का कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ए बाइनरी नंबर जिसका यूज होता है सब्ट्रैक्टर्स में, किस पर्पस के लिए, सिंप्लीफाइंग द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। क्या जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। एलिमिनेट द नीड ऑफ कैरी इनपुट। क्या जो कैरी इनपुट होता है, जो कैरी आता है उसके नीड को हटाने के लिए, मतलब कैरी को हटाने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। कैसा करते हैं, कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन टू एडिशन विथ इन्वर्टेड सब्ट्राएंड। क्या हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करते हैं और उसको जो सब्ट्राएंड होता है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। इंश्योर ओनली पॉजिटिव रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन। देखो अगर 2's कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं और उससे पहले हमने 1's कॉम्प्लीमेंट को किया है तब हम 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इंश्योर ओनली पॉजिटिव रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि केवल पॉजिटिव रिजल्ट ही हम एक्सपेक्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंप्लीफाई द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। क्या जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, नहीं। हम 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते हैं, हम 2's कॉम्प्लीमेंट इसलिए निकालते हैं कि जो 1's कॉम्प्लीमेंट होता है वो निगेटिव में होता है, राइट। अगर 1's कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का हम निकालते हैं तो उसमें निगेटिव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 1 ऐड करते हैं। उस निगेटिव जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया रहता है, मतलब कोई नंबर है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला तो जो भी उसका बिट है उसको हम इन्वर्स कर देते हैं, राइट, और फिर उसमें +1 करते हैं, +1 उसके LSB में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं करते हैं, राइट, ये हमारा गलत हो जाएगा।
एलिमिनेट द नीड ऑफ कैरी इनपुट, क्या जो हमारे पास कैरी आता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसको भगा देते हैं? नहीं, जो हमारे पास कैरी आता है वो कैरी रहता है, तो उसको हम एलिमिनेट नहीं करते हैं, तो इस केस में इसको मैं काट दूंगा। तो जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा सी। ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है द टूज कंप्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर, अगर किसी बाइनरी नंबर है उसका जो 2 का कंप्लीमेंट है, उसका जो टूज का कंप्लीमेंट है वो यूज होता है सबट्रैक्टर्स में। क्यों, क्या उसका काम है? उसका काम है कन्वर्ट सबट्रैक्शन टू एडिशन विद इन्वर्टेड सबट्राएंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो समझो पहले, इन डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, subtraction a minus b is done by adding the two's complement of b to a। जैसे मानो अगर मुझे a में से b को घटाना है तो मैं क्या करूंगा, घटाने के बजाय मैं क्या करूंगा, मैं a प्लस मैं टूज का कंप्लीमेंट लिख दूंगा, टूज कंप्लीमेंट ऑफ b, टूज कंप्लीमेंट ऑफ b। क्योंकि अगर टूज का कंप्लीमेंट मैं निकालूंगा, जब टूज का मैं कंप्लीमेंट निकालूंगा और फिर उसको मैं ऐड करूंगा तो वो हमारे सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। वही बोला कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन टू एडिशन, जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, जो सब्ट्रैक्शन है इसको सब्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसके कंप्लीमेंट से, राइट। ये हमारा डायरेक्ट हमारे पास ये मेथड्स हैं, आप इसको देख लो। दिस अलाउज अ सिंगल एडर सर्किट टू परफॉर्म बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मैं ए, देखो ए जो है ए से, ए में से मुझे बी को माइनस करना है, तो ए में से मैं बी को माइनस करूं या ए में मैं 2 बी का टूज कंप्लीमेंट को ऐड करूं। अगर जो हमारे पास ए है उसमें से मैं b को माइनस करूं, वो बराबर होगा किसके, अगर a में b के टूज कंप्लीमेंट को ऐड करूं। आप इतना समझो, तो इस केस में आंसर आपको इसको एकदम समझ लेना है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं और आप काफी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना नहीं जानते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा ही नहीं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और आंसर होगा क्या। और इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग आंसर मिलेगा, राइट। तो जो सबसे सटीक आंसर है मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं से भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेहतर तरीका से आपको समझाने की कोशिश किया है। एकदम ऑथेंटिक सोर्स और काफी रिसर्च के बाद जो सटीक आंसर है मैं उसको आपको दिखा रहा हूं, राइट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ काउंटर इज ऑल्सो नोन एज मोड्यूलो एन काउंटर वेयर एन इज द काउंट वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को समझना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि यार बोल रहा है कि किस काउंटर को हम लोग, देखो डायरेक्ट बोला है किस काउंटर को, किस टाइप काउंटर को हम लोग मॉड्यूलो एन काउंटर बोलते हैं, राइट, जहां एन जो है काउंट वैल्यू है। तो जो मॉड्यूलो एन काउंटर है वो अलग अलग बहुत सारे काउंटर्स हैं जिनको हम लोग मॉड 10 काउंटर बोलते हैं, मॉड काउंटर बोलते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या उनका नाम है, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ाता हूँ, इसको समझो। हमारे पास ग्रे काउंटर है, ग्रे काउंटर काउंट्स इन ग्रे कोड सीक्वेंस नॉट डिफाइंड बाय मॉड्यूलो वैल्यू। तो जो ग्रे काउंटर होता है इसको याद करना है, एक एक काउंटर को याद करना है। ग्रे काउंटर काउंट्स इन ग्रे कोड सीक्वेंस, ग्रे कोड सीक्वेंस को ग्रे काउंटर काउंट करता है। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, ये क्या करता है, ग्रे कोड को, ग्रे कोड का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस उसको काउंट करता है। कैसे पता चला कि हमने आपको अभी बता दिया कि जो ग्रे काउंटर होता है वो ग्रे कोड के सीक्वेंस को काउंट करता है। और ग्रे कोड क्या होता है, ये 4 बिट का बाइनरी नंबर है, 4 बिट का नंबर है जिसके जो कंसेक्यूटिव बिट्स होते हैं वो 1 बिट से डिफर होता है। मैंने आपको ग्रे कोड की वीडियो में बताया है और काफी सारी चीजें अब हम रिवाइज करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि काफी सारे एक ही कंसेप्ट हमने बार बार पढ़ा है, तो हमें पता चल गया है कि ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है। सिंक्रोनस क्या होता है भाई, सिंक्रोनस क्या होता है, देखो सिंक्रोनस ऐसा काउंटर होता है जो किसी भी काउंट को सीक्वेंशियल करता है, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, जैसे अप काउंटर हो गया, डाउन काउंटर हो गया, ये सारे जो काउंटर है सिंक्रोनस काउंटर के अंदर आते हैं। तो बोल रहा है ऑल्सो कैन बी डिजाइन ऑन मॉड एन बट मॉड्यूलो एन काउंटर टर्म्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिपल काउंटर्स। बोला इसको भी हम लोग मॉड एन काउंटर के नाम से जान सकते हैं। तो देखो यहाँ मॉड्यूलो एन काउंटर लिखा है और ये भी हमारा मॉड एन काउंटर ही है, तो इसको भी हम इस नाम से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बोला कौन सा ऐसा काउंटर है जिसको हम लोग मॉड्यूलो एन काउंटर कहते ही हैं, मतलब उसको अगर मैं या तो उसका जो ओरिजिनल नाम है उस नाम से बोलूं या फिर जो हमारे पास मॉड्यूलो एन है उस नाम से बोलूं, तो फिर सेम टू सेम वही जो काउंटर है उसी को हम स्पेसिफाई करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा रिपल काउंटर। इसका आंसर हो जाएगा कैसे, काउंट्स अप टू n स्टेट्स एंड देन रीसेट्स। यह n स्टेट्स को काउंट करता है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं जो हमारी जरूरत है उतने नंबर को काउंट करता है और फिर रीसेट हो जाता है। अगर n नंबर ऑफ स्टेट्स को काउंट करता है फिर रीसेट हो जाता है, इसलिए इसको मॉड्यूलो n काउंटर कहते हैं।
राइट। और आप बोलेंगे भैया यार ये जो काउंटर है काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि रिपल काउंटर क्या है, डिकेड काउंटर क्या है, ग्रे काउंटर क्या है और सिंक्रोनस काउंटर क्या है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में अप काउंटर और डाउन काउंटर के बारे में बताया था, अप काउंटर डाउन काउंटर। तो अप चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, अप काउंटर मतलब वो 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता है। डाउन काउंटर वो 15 फिर 14 12 11 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करता है। तो चूंकि आपने उसको पढ़ लिया है तब आपको समझ में आ रहा है कि अप काउंटर नीचे से ऊपर की ओर काउंट करता है और डाउन काउंटर ऊपर से नीचे की ओर काउंट करता है। राइट। तो वैसे ही जब आप काउंटर को 2 से 3 बार पढ़ लोगे, वीडियो को देख लोगे, बार बार चीजों को रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काउंटर का काम क्या है। तो फिलहाल इतना समझना है कि जो मॉड्यूलर एन काउंटर है वो हमारा रिपल काउंटर होता है। और हमारे पास 2 पीवाईक्यूज और हैं, 2 पीवाईक्यूज मैं और सॉल्व करूंगा, 2 दिन लगेंगे। और 2 दिन के बाद मैं थ्योरी का क्लास लेकर आऊंगा, जैसे काउंटर्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, या फिर हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हो गए, या फिर और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग 10 से 15 वीडियो में कवर कर लेंगे। और जैसे हमारा स्टेट का एग्जाम बीत जाएगा और सबका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब हम लोग काफी भयंकर थ्योरी प्लस एमसीक्यू का बैच लेकर आएंगे बीपीएससी तैयारी के लिए। रोज 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे और धमाल मचाएंगे। राइट। तो अभी आप इसको याद करना है, रिपल काउंटर मैं 2-4 दिन के बाद वीडियो लेके आऊंगा, उसको आपको समझना है। तो अभी आपको हर एक काउंटर के बारे में जो आप याद कर लेंगे पता चल जाएगा, तब आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। डिकेड काउंटर क्या होता है भैया? डिकेड काउंटर होता है स्पेसिफिक मॉड 10 काउंटर, नॉट जनरल मॉड n। ये भी हमारा मॉड 10 काउंटर होता है। तो देखो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो सिंक्रोनस काउंटर है उसमें भी हमारा मॉड n उसको बोलते हैं, जो डिकेड होता है उसको बोलते हैं मॉड 10, जो हमारे पास रिपल होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलो n। वो सारे के सारे एक ही टाइप के काउंटर मुझे दिख रहे हैं। राइट। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर कोई ऐसा काउंटर है जिसको मॉड्यूलो n काउंटर के नाम से ही जानते हैं तो वो हमारा है रिपल काउंटर। राइट। नेक्स्ट, which logic family is widely used in applications requiring high fan out capability and is compatible with TTL devices? इस क्वेश्चन को समझना किसी जंग से कम, मैं इसको भी नहीं बोलूंगा क्योंकि यार क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है। क्वेश्चन समझो, बोला कौन सा लॉजिक फैमिली है, लॉजिक फैमिली इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई फैन आउट कैपेबिलिटी। तो हमें उस एप्लीकेशन में उसकी जरूरत होती है जिसका हाई फैन आउट हो। अब हाई फैन आउट का क्या मतलब है? एन इज कंपेटेबल विद टीटीएल डिवाइसेस, और जो टीटीएल डिवाइसेस हैं उनसे कंपेटेबल हो। तो पहले समझो हाई फैन आउट क्या है, हाई फैन आउट। राइट, इसको समझते हैं पहले। देखो जो फैन आउट है उसका क्या मतलब है? हाउ मेनी गेट्स वन आउटपुट कैन ड्राइव। मतलब ऐसा समझो कि अगर मैं एक बार में, जैसे 1 मिनट में मैं 5 काम करता हूं, एक बार में मैं 5 काम कर रहा हूं, तो मेरा फैन आउट कितना है, मेरा हाईएस्ट फैन आउट कितना है, मतलब हाईएस्ट जो मेरा कैपेबिलिटी है वो कितना है, मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है कि मैं एक बार में 5 काम कर रहा हूं। तो फैन आउट का मतलब बेसिकली ऐसा ही है कि एक बार में कितनी चीजें हो रही हैं। हाउ मेनी गेट्स वन आउटपुट कैन ड्राइव, एक आउटपुट एक बार में कितने गेट्स को ड्राइव कर सकता है, लॉजिक गेट्स की बात हो रही है। तो फैन आउट का मतलब समझ में आ गया। अब देखो जो हाई फैन आउट होता है उसका मतलब क्या होता है? नीडेड व्हेन वन सिग्नल मस्ट कंट्रोल मेनी सर्किट्स। मैंने आपको यही बताया कि एक सिग्नल बहुत सारे सर्किट्स जब कंट्रोल करता है तब हाई फैन आउट की हमें जरूरत होती है। राइट। तो अब बोल रहा है कौन सा लॉजिक फैमिली है जो जिसकी इसमें जरूरत है। तो ए हमारा इसका आंसर डायरेक्ट हमें याद करना है कि जैसे हाई फैन आउट आएगा कैपेबिलिटी और कंपेटेबल विद टीटीएल, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है बाईसिमोस, मतलब बाइपोलर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट फुल फॉर्म में पूछा जाएगा, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा इसका, सिमोस का कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। ईबीसी का फैमिली का है और इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा। राइट। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक फुल फॉर्म मैं अभी होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो आपके लिए एक कमेंट करने के लिए दे रहा हूं ECL। ECL का आपको कमेंट करना है। आप चाहें तो अभी कभी वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो काम है इंगेजिंग लगे। राइट। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो बाईसिमोस है क्या है? बेस्ट चॉइस बिकॉज इट गिव्स हाई फैन आउट एंड टीटीएल कैपेबिलिटी। बोलेंगे भैया यार कैसे पता चल रहा है कि जो बाईसिमोस है वही हमारा बेस्ट चॉइस है और वही इसका आंसर होगा। राइट। तो ए आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कोई ऐसा चीज बताऊं कि आप जैसे बोलोगे, जैसे कोई भी फॉर्मूला है, जैसे मान लो कि मैथ का कोई भी फॉर्मूला है, तो कैसे पता चलता है कि इस फॉर्मूला का मतलब ये होता है? आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको प्रूव करते हैं, और ये बुक में पहले से लिखा गया है, ऐसा ही बनाया गया है कि ऐसी ही चीजें काम करेंगी, तो उसको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बना दिया गया है कि जो बाईसिमोस है, बाईसिमोस उसी का हाई फैन आउट होगा।
जैसे आप ऐसे बता सकते हो कि आप बोलोगे कि भैया यार जो मोटर है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें जो हम लोग उसका बाइंडिंग करते हैं, जो उसका कॉइल बनाते हैं, कॉइल जो उसका बनता है, वो कॉपर का ही स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जो कॉपर का बाइंडिंग होता है, उसके बाद जो एल्यूमिनियम होता है, कॉपर का ही स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? तो स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है यार क्योंकि कॉपर को उस लेवल का बनाया गया है, कॉपर में वो स्ट्रेंथ दी गई है कॉपर को बनाते टाइम कि वो बड़े बड़े चीजों को हैंडल कर सकता है, बड़े बड़े लोड्स को हैंडल कर सकता है, और उसमें इतना कैपेबिलिटी डाल दी गई है कि सारी चीजों को हैंडल कर पाएगा। तो वैसे ही जो 22 सीमोस हम बनाते हैं, जो 22 सीमोस हमारा चिप बनता है, तो उसमें हम लोग उतना कैपेबिलिटी देते हैं कि उसका फैन आउट काफी हाई हो और वो टीटीएल कंपेटिबिलिटी को फॉलो करे, राइट। तो इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ECL वेरी हाई स्पीड बट नॉट टीटीएल कंपेटेबल एंड कंज्यूम्स मोर पावर, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। सीमोस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, आप चाहें तो इसको भी कमेंट कर सकते हैं। लो पावर बट लिमिटेड फैन आउट, स्लोअर कंपेयर टू टीटीएल। बाईसीमोस क्या है? कंबाइंड टीटीएल कंपेटेबिलिटी, हाई फैन आउट एंड हाई स्पीड, बेस्ट चॉइस, जो हमारा आंसर है यहाँ का। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, स्लो एंड नॉट टीटीएल कंपेटेबल। जो पीमोस है, पी चैनल, पीमोस मतलब पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस बता दिया मैंने, बाई सीमोस बता दिया और पीमोस बता दिया। आपको ECL का फुल फॉर्म बताना है, राइट। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, कंसीडर टू बाइनरी नंबर्स, ए हमारा दिया गया है, बी दिया गया है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी और नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी? ये जो क्वेश्चन है काफी भयंकर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देख के काफी सारे लोग इसे छोड़ देंगे। तो समझो, जो हमारे पास ए दिया गया, क्या दिया है? 1 1 0 0 0 1। बी क्या दिया गया है? बी 0 0 1 1 0 0। बोला पहले से क्या करो, ए एंड बी, इसका एंड करो, एंड। तो यहाँ एंड कर देते हैं। और एंड का मैंने आपको बताया ऑपरेशन कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो क्या है, दोनों ट्रू है? नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब सारा का सारा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार कोई भी इसमें दोनों 1 नहीं है, दोनों इनपुट, दोनों में से कहीं भी 1 नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सारा सारा 0। इस ऑपरेशन को हमने कर दिया, इसको हमने कर दिया। हमें और करना है इसके साथ, तो पहले जो ब्रैकेट है इसके अंदर करेंगे। क्या है? नॉट ऑफ ए, तो नॉट ऑफ ए करते हैं, ए नॉट करते हैं। तो ए जो हमारा है इसको फ्लिप कर देंगे, जो 1 है इसको 0, जो 0 है इसको 1। तो डबल 1 है तो डबल 0, फिर 1 1 1 0। फिर नॉट ऑफ बी, बी कितना है? इतना है। देखो नॉट ऑफ बी लिखा है, नॉट ऑफ बी, तो इसको पलट दो, तो 1 1 0 0 1 1। फिर इसमें क्या करना है? इसमें भी एंड करना है, इन दोनों के बीच पहले एंड करो, एंड। तो एंड में मैंने आपको बताया है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों ट्रू है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 0 0 0। ये हमारा आ गया, मतलब हमारा ए एंड बी आ गया और नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी आ गया। अब इन दोनों के बीच हमारा और करना है, और ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच क्या करना है? और, मतलब हमारे पास एक एंड ए आ गया और एक एंड ए आ गया, और इन दोनों के बीच हमें क्या करना है? और ऑपरेशन, और। तो हमारे पास आ गया 0 0 0 0 0 0, और ये क्या आ गया? 0 0 0 0 1 0। मैं इसमें और करूंगा, और तो क्या आ जाएगा? और में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट हमारा हाई है तो आंसर हाई आएगा, नहीं तो लो आएगा। एक भी मतलब एक भी 1 है तो 1 आएगा, 2 1 है फिर भी 1 आएगा, कम से कम एक 1, एक इनपुट 1 होना चाहिए। तो अब देखो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0 0 0 0। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 1 0। तो जैसे आप इसको आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 0 1 0। 4 0 1 0 नहीं है, गलत। 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 मतलब इस केस में जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो चारों के चारों ऑप्शन गलत दिया गया है, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हमारा आंसर ए होगा। आप इसको अपने से एक बार बारीकी से, ध्यान से, धीरे धीरे सॉल्व करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि जो मैंने बता दिया है वही आंसर है। बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो इसी में से किसी को आंसर बता देंगे, बोलेंगे इसी में से कोई आंसर है, और जब आप अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी में से कोई ना कोई आंसर है, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। आप इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके सॉल्व करो, यही आंसर आएगा, इससे बाहर कुछ भी आंसर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस हैज ओनली वन जीरो रिप्रेजेंटेशन? देखो ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैं आसान नहीं बोलूंगा, मैं इसको हार्डेस्ट शिफ्ट इसलिए बोला हूं क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन है ये पल्ले पढ़ते ही नहीं है। अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं, राइट। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हैज ओनली वन जीरो रिप्रेजेंटेशन? साइंड, कौन सा एक ऐसा साइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें केवल एक, ओनली वन जीरो रिप्रेजेंटेशन, केवल एक जीरो रिप्रेजेंटेशन होता है?
देखो प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब है क्या? जो प्लस जीरो है ऐसा लिखने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, इसको मैं काट दूंगा। क्या माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। बोथ प्लस जीरो एंड माइनस जीरो, क्या जो बोथ प्लस जीरो है या माइनस जीरो है इसमें केवल एक जीरो आएगा? नहीं, जो आंसर है हमारा ए है, इसमें क्या होगा कि इसका आंसर सिर्फ जीरो होगा। अब एक एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं, मैं क्या करता हूँ एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। टू रिप्रेजेंट -3 इन 4 बिट, जो -3 है उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो -3 को हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं -3 को पहले +3 करते हैं। तो जो +3 है तो क्या हो जाएगा 1 2 4 8, मतलब 1 1, ये 3 बच गया, ये हमारा 3 बन गया। तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि हमें 4 बिट में करना है, 4 बिट में। तो हमें क्या किया 3 को 0 0 1 1 कन्वर्ट कर दिया, 0 0 1 1 कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसके बीट्स को इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया -3 को निकालना है, हमने -3 का निकालना है, राइट, -3 का निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा इसका वंश कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, मतलब पलट दूंगा। तो इन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0, इसका आ गया वंश कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है -3, जो एक्चुअल वैल्यू है -3 उसमें उसका निकालना है। हमने पहले 3 का निकाला है, 3 का हमने क्या किया है पहले 3 का निकाला है 4 बिट में, राइट, और 3 का निकाल दिया है, तो मुझे -3 का निकालना है ना, राइट। तो पहले मैं क्या करूंगा जो नंबर आया है उसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, पलट दूंगा बिट्स को, और फिर मैं इसके LSB में मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब राइट साइड में +1 ऐड करूंगा। तो +1 हमने ऐड कर दिया, और जैसे ही आप +1 ऐड करोगे +1 तो 101 हो जाएगा, 1101, ये हमारा आ गया 1101। तो जो 1101 है इसका मतलब -3, हमने 1101 को कर दिया। अब समझो, अब समझो, नाउ ट्राई विद दिस जीरो। अब मैं जीरो का निकालने की कोशिश करता हूँ, स्टार्ट विद जीरो, मैं जीरो का निकालूंगा तो सारा का सारा जीरो ही हो जाएगा। अगर मैं इन्वर्ट करूंगा तो सारा का सारा 1 हो जाएगा। अगर मैं इसमें ऐड 1 करूंगा, अगर ऐड मैं 1 करूंगा इसमें इसमें मैं ऐड 1 करूंगा इसमें इन्वर्ट वाले बिट में, तो क्या हो जाएगा ये सारे के सारे जीरो बन जाएगा, मतलब जीरो हमारा फिर से आ गया। जब जीरो फिर से आ गया तो हम जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है, जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। आप यहां देख रहे हैं -0 बिकम्स +0 मीनिंग ओनली वन रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो। जो जीरो है इसका रिप्रेजेंटेशन केवल एक ही है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो को एक बार फिर से पीछे करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, इसको फिर से समझो और आप इसको अच्छे समझ के इसको याद कर लो। इसको क्या करना है याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, और अगर आपके एग्जाम आपके दिमाग में एग्जाम्पल नहीं रहा तो फिर आप चक्कर खा जाएंगे। और इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए इस शिफ्ट को काफी हार्डेस्ट शिफ्ट बनाया हूँ। अगर ऐसा शिफ्ट आ जाए, भगवान नहीं करे ऐसा शिफ्ट आए, अगर ऐसा शिफ्ट आ जाए तो फिर 60% क्वेश्चन की ही आंसर हो पाएगी, 40% तो हमें क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। जो 40% क्वेश्चन है उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, और ये आ गया हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन यूजिंग द के मैप मेथड? के मैप मेथड की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। हमारे पास 4 वेरिएबल दिया है, 1 2 3 4, तो मतलब 16 खंड बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा 16 खंड। तो मैं क्या करता हूँ 16 खंड यहाँ बनाता हूँ, ध्यान समझो, 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 3। मैं क्या करता हूँ यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 0 0, फिर यहाँ 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0, फिर यहाँ 0 0, फिर यहाँ 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 0 लिखो कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 3 2, मैं लिख देता हूँ 1 3 2, फिर क्या हो जाएगा 4 5 7 6, 4 5 7 6, फिर क्या हो जाएगा 12 13 15 14, 12 13 15 14, फिर क्या हो जाएगा 8 9 11 10, 8 9 11 10, ये हो जाएगा। अब देखो, अब जो जो नंबर यहाँ दिया गया है 0 1 2 4, जो जो नंबर दिया गया है उसके जगह पे 1 रखना है, बाकी जगह पे 0 रखना है। तो 1 रखने के बजाय मैं क्या करता हूँ उसको घेर देता हूँ, उसको मैं सर्कल में घेर देता हूँ ताकि समझ में आए कि हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2। तो इसको कर दो 0, फिर 1, फिर यहाँ 2, फिर क्या हो जाएगा 4 5 6, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर क्या है 6 10 12 13, 10 12 13। तो जिसको जिसको मैंने सर्कल किया है वो वैल्यू हमारे पास दिया गया है, और जिसको मैंने सर्कल नहीं किया है, जिसको नहीं किया है वो वैल्यू नहीं दिया है, मतलब वहां 0 है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास एलिमेंट जो वैल्यू दिया गया है उसको रेक्टेंगल ग्रुप में बंद करना है। कैसे?
2 के पावर में 2 के पावर 0 हो या फिर 2 के पावर 1 हो, 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 3 हो, मतलब एक एलिमेंट का पेयर या फिर 2 एलिमेंट का या फिर 4 एलिमेंट का या फिर 8 एलिमेंट का, ऐसे एलिमेंट का पेयर मुझे बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हमारे पास ये है 0 1 4 5, मैं इसको एक पेयर बना लेता हूँ, 0 1 4 5 को एक पेयर में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1, फिर हो जाएगा 0 1 0 0 और फिर जाएगा 0 1 0 1। अब देखो इसमें सारे के सारे अगर 0 हैं तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, सारे के सारे 1 है तो रेगुलर नंबर आ जाएगा। जिसमें सारे के सारे कंप्लीमेंट है मतलब A डैश, और इसमें 2 1 है 2 0 है मतलब इग्नोर हो जाएगा, फिर A B C और यहाँ हो जाएगा C डैश, A डैश और C डैश, मतलब इसको मैं लिया ये चारों एलिमेंट को तो A डैश और C डैश आ गया। तो मैं पहले इसको एक डिब्बा में बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको निकालता हूँ, इन दोनों को, देखो मैंने 4 का पेयर ले लिया है क्योंकि 4 का हम ले सकते हैं, मैंने 2 का पेयर यहाँ ले रहा हूँ मैं, तो 2 का यहाँ ले रहा हूँ, राइट। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 का लूंगा तो 0 0 1 0 और फिर हमारा हो जाएगा 0 1 1 0, राइट। तो यहाँ दोनों 0 है मतलब A डैश, यहाँ 1 एक है, एक 0 है तो इग्नोर हो जाएगा, एक है तो फिर C और फिर यहाँ D डैश। तो हमारा एक डब्बा मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। हमने 2 पेयर को बना लिया। एक एलिमेंट को मैं सिर्फ 10 को भी ले सकता हूँ या फिर चाहूँ तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, 2 को और 10 को, तो मैं 2 और 10 को ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 और 1 0 1 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ A इग्नोर हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा B डैश, यहाँ बच जाएगा C और यहाँ D डैश, B C D डैश, B C और D डैश, एक डब्बा हमारा A हो गया। और एक मैं क्या करता हूँ, एक इस सिर्फ 12 13 को ले सकता हूँ, 12 13 को मैं ले सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो ऊपर बढ़ा के भी ले सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर है आप किसको लेंगे, राइट। बहुत सारा पेयर बन सकता है, आप उसको ले सकते हैं। तो मैं 12 13 को ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 12 13 को 1 1 0 0 और 13 में क्या हो जाएगा 1 1 0 1। अब देखो यहाँ A आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ C डैश, A B और C डैश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे पेयर्स को ले लिया, एक पेयर हो गया, 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ देखो पहले 1 2 3 4 5 6 पेयर लिखा है। अगर मैं इसको 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, अगर मैं 2 2 का भी पेयर लेता हूँ तो 5 पेयर से ज्यादा नहीं बन पाएगा। अगर मैं 4 का पेयर लेता हूँ तो 4 पेयर नहीं बन पाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि A डैश C डैश, A डैश C डैश यहाँ कहीं है, कहीं भी नहीं है। A डैश C B डैश, A डैश C B डैश वो भी नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो मोस्ट सिंप्लीफाइड और ऑप्टिमाइज्ड इसका सॉल्यूशन होगा A डैश C डैश प्लस A डैश C D डैश प्लस A B C डैश प्लस B डैश C और D डैश। ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड और मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर होगा। जो इसमें आंसर दिया गया है वो चारों के चार ऑप्शन गलत है। मैं किसी की जगह नहीं जाऊंगा, आप इसको, मैंने जो तरीका आपको बताया, मैंने काफी सारे वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है और बहुत बारीकी से बहुत आसान तरीका से बताया है, राइट। तो आप उस तरीका को लगाओ, अपने से सॉल्व करो और फिर आप कमेंट करो, फिर आप कमेंट में बताओ कि आपका इसमें से कोई भी आंसर आ रहा है। इस चारों के चार ऑप्शंस गलत हैं, इसमें से कोई भी आंसर आएगा ही नहीं। इसका जो आंसर आएगा मैंने जो बताया है मोस्ट सिंप्लीफाइड ए आएगा, या फिर इससे भी आप सिंप्लीफाइड कर सकते हो। कैसे कि आप इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, इन दोनों को लो, या फिर आप क्या इन चारों को लो और फिर नीचे से चारों को लो, ऐसे आप ले सकते हो। मल्टीपल वेज है बनाने का, लेकिन जो आंसर है ये चारों के चार ऑप्शन को मैं गलत काट दूंगा, ये आंसर है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, if the sum of two positive binary numbers is itna and there is a carry out from the MSB, what should be done to obtain the correct result। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी, मैं इसको भयंकर क्वेश्चन बोलूंगा, ये काफी भयंकर क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको ध्यान समझा रहा हूँ शब्द। इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर से जितना, बोला कि दो पॉजिटिव बाइनरी नंबर का सम इतना है, एंड देयर ये कैरी आउट फ्रॉम द MSB, और जो हमारा MSB है मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसमें से एक कैरी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिस्कार्ड द कैरी। हम लोग कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होता है वो हमारा आंसर होगा, इसमें हम लोग कैरी को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो आप, जैसे हमारे पास 11 है, 11 एक 11 नंबर है प्लस और एक और 11 है, तो इसको मैं ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 22। एकदम ध्यान से समझो, मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। उसका आंसर क्या हो जाएगा 22।
तो अगर मैं 11 को बाइनरी में लिखूं, जैसे यहाँ लिखता हूँ 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11, मतलब 1 0 1 1, 11 है, फिर 1 0 1 1। अगर मुझे इसका सम निकालना है, देखो ये कितना बिट का है, 4 बिट का, 4 नंबर है मतलब 4 बिट का, हमें इसका सम निकालना है, हमें इसका सम निकालना है, ध्यान से एकदम समझना है सम। तो सम कैसे निकालूंगा, 1 1 क्या होता है, 1 1 1 1 कितना होता है, 1 1 0 सम में, फिर यहाँ कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, तो फिर 1 1 0 1 1, फिर 1 1 0 1 1 0 कितना होता है 1, फिर 1 0 1 1 0 1 होता है, राइट। फिर 1 1 हमारा कितना होगा 0, और फिर कैरी 1। तो ये जो हमारे पास कैरी आया, इसको मैं क्या करूंगा, ध्यान समझो। अगर हमारे पास एक कंस्टेंट दे दिया गया है कि 4 बिट का हमारा नंबर है, 4 बिट, ये 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है, तो जो आउटपुट आएगा वो 4 बिट ही हमें रखना है, 4 बिट। लेकिन जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, तो एक जो हमारा कैरी आया, कैरी वो बाहर आ गया, एक जो कैरी आया, अगर मैं कैरी को यहाँ रखता हूँ तो ये 5 बिट का हो जाएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। ध्यान से समझो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 0 1 0 1 1 है, मतलब 11 है और नीचे भी 11 है, दोनों को मैं ऐड करूंगा। अगर मैं बाइनरी एडिशन नहीं करता तो आंसर मेरा क्या आता, 22, हमारा आंसर क्या आता, 22 आता। तो अगर मैं इसको 4 बिट नंबर है, 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट किया है, तो जो आंसर है उसको भी 4 बिट में हमें सीमित रखना है। अगर हमारे पास ऐसा क्राइटेरिया है कि 4 बिट में ही आंसर को रखना है, तो क्या मैं कैरी को यहाँ रखूंगा, क्या जो कैरी है उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ क्या मैं यहाँ कैरी को रख सकता हूँ 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ इसको रखूंगा तो 4 बिट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको क्या करेगा, उसमें एक अड़चन डाल देगा। हमें 4 बिट का ही करना है और ये 5 बिट का हो गया, तो क्या हो जाएगा, मुझे इस 1 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मैं इस 1 को छोड़ दूंगा। अब देखो, अगर मैं इसको 1 को छोड़ देता हूँ, मैं 1 को छोड़ता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो 0 1 1 0 इतना आएगा, मतलब 1 2 4 8, मतलब यहाँ 1 है 1 2, मतलब 6 आंसर आएगा, 6। तो इस केस में इसका आंसर 6 होगा। लेकिन एक्चुअल में आप करोगे, जो 1 है 1, जो 1 है, अगर मैं इस यहाँ 1 भी रखता हूँ, यहाँ मैं 1 भी रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा 8 और 16, 16 ए आ गया और 16 6 आया, मतलब 16 6 22, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा, 22 इसका आंसर आ जाएगा। और 22 हमें चाहिए था, 22 हमें चाहिए था, 22 इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या है कि हम इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि यार जो तुम्हारा दोनों इनपुट है, जितना बीट का है उसी बीट में आंसर लाना है, और उसी बीट में अगर आंसर लाना है, आप बोले भैया यहाँ तो लिखा नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है तो आपको यहाँ दिमाग से समझना है, यहाँ लिखा नहीं है तो आपको दिमाग से समझना है। तो आप क्या करोगे कि 4 बिट में लाने के लिए जो कैरी आएगा उसको डिस्कार्ड कर दोगे, तो इस केस में आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया यार मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा, मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ 1 को रखा है, जैसे 0 1 1 0, और मैंने यहाँ 1 को रखा है, इस 1 को रखा है, तो मेरा 22 आ जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा ये होना चाहिए, एट द कैरी टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैं बोलूंगा यार जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ रहा है, अगर 0 1 1 0 ऐसा है, 0 1 1 0 ऐसा है, मतलब ये हमारा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हमारा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। तो ऐड द कैरी टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्या जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसमें हम लोग कैरी को ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्या जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, क्या उसमें हम लोग कैरी को ऐड कर रहे हैं, नहीं। यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है 0 1 1 0, तो हम लोग यहाँ थोड़े ही कैरी को ऐड कर रहे हैं। अगर 0 में हम लोग कैरी को ऐड करेंगे, यहाँ 1 आएगा, 0 के नीचे MSB हमारा 0 है, MSB हमारा 0 है, अगर 0 के नीचे मैं ऐड कर रहा हूँ, 0 के नीचे, तब ना हमारा होगा कि ऐड द कैरी टू द MSB, तो मैं उसमें ऐड थोड़ी कर रहा हूँ। अगर मुझे वहां रखना भी है तो मैं MSB के बाद में रख रहा हूं, मतलब जो MSB है उसके लेफ्ट में रख रहा हूं और इस एलिमेंट को मैं MSB बना रहा हूं। अगर मैं 1 को मुझे रखना पड़ेगा तो मैं इसके लेफ्ट में रखूंगा, MSB बन जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, उसमें ऐड तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट द कैरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो डिस्कार्ड द कैरी होगा। काफी सारे लोग इसको गलत पढ़ा रहे हैं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि C नंबर इसका आंसर होगा, लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे, चीजों को समझेंगे, डीप में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार इसका आंसर तो डिस्कार्ड द कैरी है, राइट। तो आप इसको ध्यान से समझें, समझ में नहीं आया होगा फिर से इसको पीछे करके देखें और अच्छे से करें, राइट। नेक्स्ट, when performing binary division using the simple method, what is the significance of shifting the divisor to the left during the process? बोल रहा है कि अगर मैं बाइनरी डिवीजन करता हूं, आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन है कितना भयंकर लेवल के क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो यूजीसी नेट पे भी नहीं आता है, राइट। ये जो क्वेश्चन बनाया है लग रहा है जरूर भांग पी के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया है, सिलेबस के अनुसार एक काफी तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सबके बस की बात नहीं है करना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख भी लेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा।
तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा 2 बार देखना है, 3 बार देखना है और इस टाइप क्वेश्चन को समझ लेना है, क्योंकि टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन आ गया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। When performing binary division in the simple methods, what is the significance of shifting the divisor to the left during the process? बोल रहा है कि अगर आप बाइनरी डिवीजन करते हैं सिंपल मेथड के अनुसार, तो अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो डिवाइजर होता है उसको लेफ्ट में शिफ्ट हम लोग क्यों करते हैं? टू अलाइन डिजिट्स फॉर सब्ट्रैक्शन, टू अलाइन डिजिट्स फॉर एडिशन। अगर देखो हम बाइनरी डिवीजन करते हैं या फिर नॉर्मल डिवीजन में कर रहा हूँ, जैसे मानो मेरे पास यहाँ 5 है और यहाँ 113 या फिर 30, फिर मानो यहाँ 32, ऐसा। तो अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो 5 दूना क्या होता है 10, तो मैं 10 यहाँ लिखता हूँ, 10 यहाँ मैं घटाऊंगा या फिर मैं 10 यहाँ से घटाऊंगा, इसके राइट हैंड साइड से मैं 10 घटाऊंगा या फिर जो 10 है उसके लेफ्ट हैंड साइड से घटाऊंगा। तो आप बोलोगे भैया यार ये सब पूछने की बात है ही नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आप जो 10 घटाओगे वो लेफ्ट हैंड साइड में से घटाओगे, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको मैं दूंगा काट और यहाँ से वहां आ जाएगा, फिर हमारा 3 उतरेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन कर रहा हूँ और उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। क्या जो हमारे पास डिवीजन है, क्या जो डिवीजन है उसमें हम लोग वैल्यू को ऐड करते हैं? तो आप लोग भैया यार ऐड तो नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू अलाइन डिजिट फॉर एडिशन, तो क्या एडिशन हो जाएगा? कहीं नहीं होगा। एडिशन क्या करना है? काट देना। टू रिमूव लीडिंग जीरो, क्या जो लीडिंग जीरो है पहले के उसको मैं बता दूंगा? नहीं। क्या जो जीरो को रिमूव कर देगा? नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। टू अलाइन डिजिट फॉर सब्ट्रैक्शन, हम लोग जो डिजिट्स हैं उसको अलाइन करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं? डिजिट को अलाइन कर रहे हैं, जैसे जो मेरा डिजिट है उसको मैं अलाइन कर रहा हूँ, क्यों? सब्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो आप जो सिंपल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्ट डिवीजन है जो डेसिमल नंबर का है, उसका एग्जांपल लेके आप चीजों को समझ सकते हैं और आप आंसर ए को टिक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ चेकसम मेथड्स ओवर द पैरिटी बिट मेथड इन एरर डिटेक्शन? तो आपको मैंने अपने वीडियो में बताया है पहले जो प्रैक्टिस सेट है कि जो पैरिटी बिट होता है वो एक बिट डेटा एरर को चेक करता है, लेकिन जो चेकसम होता है, चेकसम वो मल्टीपल बिट ऑफ एरर को डिटेक्ट करेगा, मल्टीपल बिट, लेकिन वो सॉल्व एक ही को कर पाएगा, एक बिट को ही। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज, जो पैरिटी बिट होता है वो एक बिट एरर को डिटेक्ट करता है, एक बिट एरर को डिटेक्ट करता है और एक बिट को सॉल्व करता है। लेकिन जो चेकसम मेथड है, चेकसम, वो मल्टीपल बिट्स ऑफ एरर को डिटेक्ट कर देगा, लेकिन सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा एक ही बिट का। तो बोल रहा है उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या? इट कैन डिटेक्ट मल्टीपल एरर्स, ये मल्टीपल एरर को डिटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज फास्टर टू कंप्यूट, ऐसा कुछ नहीं है। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन करेक्ट एरर्स, एरर्स करेक्ट कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बिट, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पैरिटी बिट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर्स, पैरिटी बिट मैंने आपको बताया है कि एक बिट का एरर को डिटेक्ट करता है। Checksum adds up all data segments and stores the sum when recalculated at the receiver. It can detect multiple bit errors and burst errors more reliably. यह multiple bits error को क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। Hence, checksums offer better error detection capability. लेकिन ये भी रिजॉल्व करेगा एक ही बिट को। तो चूंकि ये एक बार में एक से ज्यादा एरर को डिटेक्ट कर ले रहा है, तो इसका एडवांटेज हमें देखने को मिल जाएगा। और इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको चेकसम के बारे में और पैरिटी के बारे में मैंने पहले से बताया हुआ है, और अगर आप अभी तक नहीं जानते थे तो आप इसको फिर से जान लीजिए और इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट, विच माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इज नोन फॉर इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन एम्बेडेड सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? बोल रहा है कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है एम्बेडेड सिस्टम में, जो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन होते हैं उनमें उसका यूज होता है। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है? देखो यहाँ क्वेश्चन में है माइक्रो कंट्रोलर, एक होता है माइक्रो कंट्रोलर और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है कि जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो होता है एम्बेडेड सिस्टम में यूज, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो होता है हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या फिर और जो डिवाइसेज होती हैं पर्सनल, उनमें जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। और माइक्रो कंट्रोलर हमारा होता है किसमें? एम्बेडेड डिवाइसेज में, जैसे एसी, फ्रिज, गीजर, इन सब में होता है। तो जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है वो सीपीयू है, एक तरह से एक सिंगल सीपीयू है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक छोटा सा सिस्टम है, राइट, जो कंप्लीट नहीं है। जो इंटेल है और जो इंटेल 8086 है, इंटेल 4004 है, ये दोनों क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ माइक्रो कंट्रोलर बोला गया, तो ये दोनों तो आंसर हमारा ऐसे ही गलत। जो मोटरोला है,
वो पहले के ज़माने में जो मोटरोला है उसका यूज हम लोग एम्बेडेड सिस्टम में करते थे, लेकिन इंडस्ट्री में उसका यूज काफ़ी कम होता था। लेकिन जैसे ही ARM Cortex M आया, जैसे ही ARM Cortex M आया, मोटरोला की बैंड बजा दिया और मोटरोला को ख़त्म कर दिया। इसके जगह पे, मोटरोला की जगह पे हमारा आ गया ARM Cortex। तो हमारा आंसर हो जाएगा ARM Cortex M, जो एक काफ़ी तगड़ा माइक्रो कंट्रोलर है, जो किसी भी टाइप के जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनमें यूज होता है, वो चाहे पर्सनल यूज के लिए चीजें बने या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए बने। राइट, नेक्स्ट। तो इसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो, जो इंटेल 8086 है वो माइक्रो प्रोसेसर है, ना कि एम्बेडेड यूज में आता है। इंटेल जो हमारा 4004 है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, ना कि माइक्रो कंट्रोलर। जो मोटरोला है, ओल्डर माइक्रो कंट्रोलर्स मोस्टली रिप्लेस बाई ARM, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ये भी गलत। तो हमारा ARM इसका आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। The microcontroller used in many Arduino boards is based on which architecture? बोला कि जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर जो बहुत सारे Arduino बोर्ड्स में यूज होता है, वो किस टाइप के आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि Arduino क्या होता है। Arduino, तो देखो Arduino क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे काफी सारे माइक्रो कंट्रोलर्स लगे होते हैं, एक इमीडिएट चिप की तरह होता है, और उसमें हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग किए रहते हैं कि इस टाइप की चीजों को तुम्हें करना है। सब मिला के बात ऐसा करूं तो एक ऐसा सर्किट है, एक Arduino मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें कुछ प्रोग्रामिंग की गई है और माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है ताकि किसी स्पेसिफिक काम को करे। Arduino is an open source electronic platform based on easy to use hardware and software। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स Arduino क्या है? माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है प्लस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट उसमें इंस्टॉल किया गया है, मतलब प्रोग्रामिंग उसके अंदर की गई है ताकि किसी पर्टिकुलर काम को करे। तो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है? क्या ARM Cortex A है? देखो जो ARM Cortex A है वो हाई लेवल का है, हाई लेवल का, और जो Arduino बोर्ड से वो काफी बेसिक लेवल के चीज होते हैं। तो ARM Cortex भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास AVR नहीं रहेगा तो जो मोटरोला 68000 सीरीज है वो माइक्रो कंट्रोलर तो है लेकिन Arduino बोर्ड्स में यूज नहीं होता है, जिसको मैं काट दूंगा। जो Intel X है वो तो माइक्रो कंट्रोलर है ही नहीं, माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये तुम्हारा आंसर ऐसे ही नहीं होगा। ध्यान से समझना है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जो इंटेल X86 है ये तो माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर बोला है, तो ये तुम्हारा आंसर ऐसे ही नहीं हुआ। जो मोटरोला है काफी पुराना है, काफी पुराना है और Arduino में यूज नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो ARM Cortex A है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी इसके जस्ट क्वेश्चंस में, इसके प्रीवियस की काफी हाई लेवल का है। इसका यूज हम लोग कर सकते हैं Arduino में, लेकिन हाई लेवल का हो जाएगा। और दोनों में से अगर AVR और इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो आप AVR की तरह जाएंगे। अगर मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर है तो दोनों हो सकता है, क्योंकि आप देखो ऐसे क्या समझो, ऐसे समझो कि जैसे आपको ऐसे समझो, जैसे मानो आपको यहाँ से लेके 100 मीटर का रेस करना है, 100 मीटर का रेस, ठीक है, और इसके आगे भी काफी सारा जगह है, ठीक है, आप A हो एक B है, आपने दौड़ा, जैसे आप दौड़े आप 100 मीटर पहुंच गए, जैसे आप दौड़ा इसने थोड़ा लेट से पहुंचा और यहाँ तक चला गया, लेकिन पहले आप 100 मीटर आप पहुंचे हो। जो B है वो काफी भयंकर खिलाड़ी है, ये मैराथन दौड़ता है, ये क्या करता है? मैराथन, जो मैराथन होता है मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। आप क्या हो? छोटे मोटे खिलाड़ी हो, राइट। तो आपको क्या करना है? 100 मीटर के रेस में आप जीत गए। जो B है वो 100 मीटर थोड़ा सा लेट पहुंचा आपसे, लेकिन वो काफी आगे चला गया। तो जो B है और जो A है, अगर मुझे 100 मीटर के लिए सिलेक्ट करना होगा, अगर मुझे छोटे रेंज के लिए सिलेक्ट करना होगा, तो मैं B को सिलेक्ट करूंगा कि मैं A को सिलेक्ट करूंगा? मैं A को सिलेक्ट करूंगा यार, क्योंकि मुझे मैराथन नहीं करवाना है, मुझे बड़ा सिस्टम यूज नहीं करना है। अगर मैं मैराथन करवाने वाले को रख लूँ तो उसके खर्च ज़्यादा आएंगे, राइट, उसका मेंटेनेंस खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे छोटा सा काम चल जा रहा है तो मैं इसी से काम चलाऊंगा, और मेरा AVR से अगर काम चल रहा है तो AVR हमारा आंसर हो जाएगा। देखो AVR क्या है? ए फैमिली ऑफ फास्ट, एफिशिएंट एंड इजी टू यूज माइक्रो कंट्रोलर्स वाइडली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम्स इन Arduino बोर्ड्स। डायरेक्ट इसका होता है, आप इसको याद कर लो, राइट। नेक्स्ट, how does Hamming code handle the correction of multiple errors? It cannot detect multiple errors. It uses checksum to detect multiple errors. इसका आंसर आपको यहाँ दिख ही रहा है। It requires additional redundancy bits for each error. It uses the parity bits to narrow down both possible error detection. इसका आंसर यहीं पे दिख रहा है, तो मैं क्या बताऊँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि हाउ डज हैमिंग कोड, जो हैमिंग कोड है, हैंडल द करेक्शन ऑफ मल्टीपल एरर्स। वो एक एरर करेक्शन टेक्निक है। जो हैमिंग कोड है
एक एरर करेक्शन टेक्निक है। जैसे हमारे पास पैरिटी बिट था और चेकसम था, वो एरर डिटेक्शन टेक्निक है। एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करता है। लेकिन जो हैमिंग कोड है वो क्या करता है, एरर को करेक्ट करता है। तो बोल रहा है कि जो हैमिंग कोड है वो कैसे एरर को करेक्ट करता है, मल्टीपल एरर्स को। इट कैन नॉट करेक्ट मल्टीपल एरर्स। क्या वो मल्टीपल एरर को करेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार में एक बिट को करेगा, एक बिट में एक बिट को एरर को करेक्ट करेगा। यार मैंने आपको इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट गलत बढ़ा दिया। मैंने क्या बोला है, मैं बोला हूँ जो चेकसम है वो मल्टीपल बिट्स ऑफ एरर को डिटेक्ट करता है। मल्टीपल बिट्स को डिटेक्ट करता है, मैंने सही बताया। मैंने आपको एक चीज गलत बता दिया कि एक बिट को करेक्ट करता है, एक बिट को करेक्ट करता है। जो हमारे पास चेकसम है वो सिर्फ डिटेक्शन एल्गोरिदम है, डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता है। तो इसको आप भगा देना। आप क्या करना है कि एक बिट जो मैंने बताया कि करेक्ट करता है उसको भगा देना है। सिर्फ इतना करना है कि मल्टीपल बिट ऑफ एरर्स को वो डिटेक्ट करता है। जो चेकसम है वो डिटेक्शन एल्गोरिदम है जो मल्टीपल बिट्स ऑफ एरर को डिटेक्ट करता है। इतना समझना है, इसको काट दो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट कैन नॉट करेक्ट मल्टीपल एरर्स, क्योंकि एक बार में एक बिट को करता है। हैमिंग कोड कैन डिटेक्ट 2 बिट एरर्स बट कैन ओनली करेक्ट सिंगल बिट एरर्स। एक बार में एक सिंगल बिट को ही करेक्ट कर सकता है। इट कैन नॉट करेक्ट मल्टीपल एरर्स, ठीक बात है। हैमिंग कोड इज ए पैरिटी बिट नॉट चेकसम, इसको काट देना है। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट, which data structure often results in a time space trade off by using extra memory to speed up operation। जो ट्रेड ऑफ है मैंने आपको लगभग 5 से 7 वीडियो में बता दिया कि ट्रेड ऑफ क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है कि किसी एक का सेक्रीफाइस करके किसी एक को ऑप्टिमाइज करना। अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं तो टाइम और स्पेस, अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो स्पेस को कम कर दो। मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या, अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो स्पेस को कम कर दो, अगर कम टाइम लग रहा है तो स्पेस को ज्यादा कर दो। ऐसे होगा कि एक चीज को आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कोई जो एल्गोरिदम है वो कम से कम टाइम ले, अगर कम से कम टाइम ले तो स्पेस ज्यादा लेगा, उधर मैनेज करना पड़ेगा। अगर कम से कम स्पेस ले तो फिर टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। या टाइम बढ़ेगा तो स्पेस कम लगेगा, टाइम घटेगा तो स्पेस ज्यादा लगेगा, ऐसे ऐसे समझना। तो बोला कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट्स इन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्पीड अप। एक्स्ट्रा मेमोरी किस में लेते हैं, क्या एरे में हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी ले लेंगे, क्या लिंक लिस्ट में ले लेंगे, क्या हैश टेबल में ले लेंगे, क्या स्टैक में ले लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा हैश टेबल। हैश टेबल में क्या होता है कि पहले से हम लोग एक हैश टेबल बनाते हैं, उसमें सारे वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं। हैश टेबल बना लिए, हैश मैप हैश टेबल बना लिए, जिसमें हम पहले से वैल्यू को जो प्री कैलकुलेटेड है उस वैल्यू को रख लेंगे, और जब इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो फिर से मैं डायरेक्ट इस मैप से ही, इस हैश टेबल से वैल्यू को एक्सेस कर लूंगा। एरे में ऐसा फीचर नहीं है, लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, स्टैक में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो एरे को एक एडिशनल एरे बना के चीजों को रख सकते हैं, जैसे आप एडिशनल एरे बना के रख सकते हैं, लेकिन जो इनबिल्ट फीचर जो है हमारे हैश टेबल में अवेलेबल है। और हैश टेबल का काम ही यही है कि पहले से टेबल बना के रखना, जिसमें प्री कैलकुलेटेड प्री डिफाइंड वैल्यू को रख देना, और जब जरूरत पड़े तो उसकी यूज करना, राइट। नेक्स्ट, which term refers to the strategy of optimizing an algorithm's use of resources often by making sacrifices in one aspect for improvement in another। yes, मैं आपको यही बता रहा था कि एक एक्सपेक्ट में, एक जो एस्पेक्ट है उसमें आप सेक्रीफाइस करें तो दूसरे में इंप्रूवमेंट हो जाए। अगर आप टाइम में सेक्रीफाइस करें तो आपका स्पेस के इंप्रूवमेंट हो जाए, और स्पेस में सेक्रीफाइस करें तो टाइम की इंप्रूवमेंट हो जाए। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पेस कम लगे, स्पेस ज़्यादा लगेगा तो टाइम कम लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड ऑफ। क्या ग्रीडी एल्गोरिथम हो जाएगा, नहीं। डिवाइड एंड कनकर हो जाएगा, नहीं। ये तो डिवाइड करता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो जाएगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑफ, राइट। नेक्स्ट, आप चाहो तो इसको यहाँ पढ़ सकते हो। जो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, मेक्स लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस नॉट अबाउट द रिसोर्स ट्रेड ऑफ। डिवाइड एंड कनकर क्या करता है, प्रॉब्लम्स को 2 भाग में बांटता है, फिर उसको 2 भाग में बांटता है, लेकिन रिसोर्स ट्रेड ऑफ नहीं करता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑप्टिमाइज ओवरलैपिंग्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट नॉट द जनरल ट्रेड ऑफ टर्म। तो हमारा गलत हो जाएगा। जो ट्रेड ऑफ है वही इस चीज को करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। नेक्स्ट, द रिकरेंस इक्वेशन Tn2Tn-1 plus n represent the time complexity of which algorithm paradigm। तो मैं आपको एक चीज पहले ही वीडियो में बताया था जब मैंने एल्गोरिथम्स को आपको पढ़ाया था कि रिकरेंस इक्वेशन क्या होता है। रिकरेंस, जैसे ही रिकरेंस इक्वेशन आएगा तो आपको समझना है सारे के सारे रिकर्सिव फंक्शन में ही काम करते हैं। रिकर्सिव, कोई भी अगर रिकरेंस इक्वेशन है तो जो रिकर्सिव फंक्शन है, जो रिकर्सिव फंक्शन है उसी का ही रिकरेंस इक्वेशन हमारा बनता है। तो क्या जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो रिकर्सिव है?
ये रिकर्सिव का कभी कभी यूज करता है, लेकिन ये रिकर्सिव एल्गोरिथम नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, काट दूंगा। क्या जो इटरेशन है, जो लूप है, वो रिकर्सिव है? नहीं, ये रिकर्सन जैसे काम करता है, लेकिन रिकर्सन है नहीं, ये लूप है, लूपिंग है, इसको काट दो। ग्रीडी एल्गोरिथम करता है? नहीं, ये करता है बैक ट्रैकिंग। क्योंकि बैक ट्रैकिंग क्या करता है, यह अंदर ही अंदर रिकर्सन का हेल्प लेता है, और रिकर्सन का हेल्प लेने से इसका हमारा क्या होता है, इसका रिकरेंस इक्वेशन बनता है। राइट, रिकरेंस इक्वेशन मतलब रिकर्सिव, रिकर्सिव फंक्शन, रिकरेंस, रिकर्सिव, रिकरेंस, रिकर्सिव। राइट, नेक्स्ट। तो इसके बारे में आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है क्या करता है, वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपको पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो मेमोराइजेशन का हेल्प लेता है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है, जो सिंपलर, लिनियर और लॉगरिथम टाइम लेता है। रिकरेंस ये नहीं है। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, रिकरेंस होता है, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन का काम आता है। इटरेशन क्या है, ये तो काफी सिंपल है, लिनियर और पॉलिनोमियल टाइम में काम करता है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ एनपी कंप्लीटनेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो एनपी कंप्लीटनेस है, एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम, जो एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, वो किसके द्वारा लाया गया? तो इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, स्टीफन कुक। जो स्टीफन कुक थे, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आपको समझने वाला कोई बात नहीं है, आप इस वैज्ञानिक का नाम याद कर लो। क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन का लेवल है, मैं इसको आसान बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, ये आसान बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे समझो, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आप इसको ही नहीं पढ़ते हो, या फिर आप नहीं जानते हो कि एनपी कंप्लीटनेस किसने दिया है, तो क्या आप आंसर कर पाएंगे? काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, राइट, कि कौन साइंटिस्ट दिया था, लेकिन इसको भी याद करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे, समझ लेंगे, पीडीएफ से रिवीजन मार लेंगे, तो आप मेरा विश्वास मानिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाएंगे। राइट, जैसे मैंने आप एग्जाम्पल समझो, मैंने आपको ट्रेड ऑफ के बारे में बताया, ट्रेड ऑफ, कि एक को सेक्रीफाइस करोगे तो एक का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो क्या अगर आप इसको याद करोगे ट्रेड ऑफ, तो ट्रेड ऑफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप उसको गलती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको ट्रेड ऑफ के बारे में पता है कि ट्रेड ऑफ क्या है, क्यों है, तो क्या आप उसको गलती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीफन कुक। तो इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हो कि जो स्टीफन कुक थे, इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ एनपी कंप्लीटनेस इन 1971 विद कुक्स थ्योरम। वैसे ही रिचर्ड कार, डोनाल्ड नोथ और जौहरी नस के बारे में आप पढ़ सकते हो। राइट, नेक्स्ट, ए प्रॉब्लम इज सेड टू बी इन एनपी, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको एनपी में हम कब बोलेंगे? इट्स सॉल्यूशंस कैन बी वेरिफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम, इट इज सॉल्वेबल, इट इज नॉट सॉल्वेबल। अगर नॉट सॉल्वेबल है तो एक ही एल्गोरिथम है, एक ही प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम ये नॉन सॉल्वेबल है। तो अगर आपको याद हो गया है, आप इसको पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए कि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो नॉन सॉल्वेबल है, तो क्या एग्जाम में अगर आएगा कि कौन सा नॉट सॉल्वेबल है, तो आप आंसर नहीं कर देंगे? कर देंगे। राइट, सिंपल है। तो आपको 2 से 3 बार पीडीएफ को रिवीजन मारना है। आप मेरा विश्वास करो, 2 से 3 बार रिवीजन मारो, फिर देखो जादू कैसे हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप आंसर सही कर पाएंगे। इट है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एनपी होता है, एनपी प्रॉब्लम, उसको तभी बोलते हैं जब वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए। राइट, जो एनपी हार्ड प्रॉब्लम होता है वो काफी हार्ड होता है। एनपी जो प्रॉब्लम है वो काफी हार्ड होता है, लेकिन सॉल्वेबल होता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। एनपी प्रॉब्लम्स whose solutions can be quickly verified even if finding the solution is hard। बोला कि इसका जो सॉल्यूशन है क्विकली वेरीफाई आप कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन पाना थोड़ा मुश्किल है। एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास जो 8x8 का जो एन क्वीन प्रॉब्लम्स है, या फिर 8x8 का समझ लो सुडोको प्रॉब्लम है, सुडोको, मान लो सुडोको है। अगर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है और उसका आंसर भी कहीं दिया है, तो मैं इसको तो ये तो वेरीफाई कर ही सकता हूँ कि हाँ 1 से लेकर 9 तक यहाँ होगा, 1 से लेकर 9 तक यहाँ होगा, या फिर 1 से लेकर 8 तक हर एक रोज में, हर एक कॉलम में, और हर एक जो बॉक्स होता है उसमें 1 से लेकर 9 तक, या फिर 1 से लेकर 8 तक जितना भी होता है उतना होगा। ये तो मैं वेरीफाई कर लूंगा मैं तुरंत। भले ही अगर मेरे को मिल गया कि भाई तुम इस सुडोको को सॉल्व करके दिखाओ, तो भले ही मेरी बैंड बच जाए, भले ही मेरी बैंड बच जाए इसको सॉल्व करने में, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इसका सॉल्यूशन देख के मैं बता दूंगा कि हाँ हर एक रोज में, हर एक कॉलम में 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, हर एक कॉलम होना चाहिए, और हर एक जो बॉक्स बन रहा है, जो हर एक बॉक्स बनता है 9x9 का जो पूरा बॉक्स है, और 3x3 का जो एक सब बॉक्स है, तो उसमें 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। ये तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, लेकिन भले ही मैं इसको बना नहीं सकता हूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं एनपी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस। मैंने आपको बताया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि जब ये स्पैनिंग ट्री के बाद n वर्टिसेस तो n-1 मारना है, और यही इसका आंसर होगा n-1। आप इसको पढ़ लो। नेक्स्ट,
और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि स्टेट एग्जाम्स को निकालना आसान है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और सारे के सारे प्रैक्टिस को लगा देते हैं और अच्छे से सारे थ्योरीज को पढ़ लेते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो उसके लिए मैंने आपको काफी भयंकर एक नोट्स को रिकमेंड करूंगा जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, पॉइंट वाइज चीजों को डाले हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करना है जिसमें अभी तक जितने भी स्टेट के पेपर्स हुए हैं, यूपीएससी टीआरई के पेपर्स हुए हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन है, साथ ही साथ 15 सेट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इस सारे के सारे आप सिर्फ 99 रुपये में इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आर्ट्स ऑफ टीचिंग का भी इसी में मिल जाएगा, आर्ट्स ऑफ टीचिंग का आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाएं, लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। काफी बेहतर तरीके से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो चलिए मैं फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स व्हाट डज द टर्म ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन। ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले कल ही बताया था, कल का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो ट्रांजिटिविटी होता है क्या होता है। अगर देखो जो ए है वो बी के बराबर है और जो बी है वो सी के बराबर है। ध्यान समझो, ध्यान से, जो ए है वो बी के बराबर है और जो बी है वो सी के बराबर है। जो ए है बी के बराबर है, बी है वो सी के बराबर है। तो क्या जो ए है ए वो सी के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जो ए है उसी के बराबर होगा कि नहीं? हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ए बराबर, मैं मान लेता हूं ए बराबर 10 है तो ए जो है वो बी के बराबर है, मतलब ए अगर बी के बराबर है मतलब क्या, बी बराबर भी 10 है, बी बराबर 10 है। और जो बी है वो सी के बराबर है, मतलब बी बराबर जब सी है मतलब सी बराबर भी 10 है। तो इनडायरेक्टली हमारा ए बराबर सी नहीं हो जाएगा? तो जो ए है 10, ए बराबर सी नहीं हो जाएगा, ए भी 10 है, हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर हो जाएगा इनडायरेक्टली, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग अ साइकिल पाथ, नहीं, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग ऑल वर्टिसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू रीच वन वर्टेक्स फ्रॉम द अदर। क्या ये हमारा हो जाएगा? यस, हम लोग एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से पहुंच जा रहे हैं बिना इसका यूज किए, राइट। ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। और ट्रांजिटिविटी आप काफी अच्छे समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m each internal node can have up to dash children। कितना इसका चिल्ड्रन होगा? अगर देखो जो बी ट्री होता है, बी ट्री, जो बी ट्री है, जैसे मान लो यहाँ अगर ए है, मान लो ए है, फिर कोई एलिमेंट है 10, तो इसके हर एक लेयर पे मल्टीपल लेयर हो सकते हैं। जैसे मानो यहाँ 3 एलिमेंट हो गया, फिर यहाँ 2 एलिमेंट हो गया, फिर यहाँ 4 एलिमेंट हो गया, राइट। तो मल्टीपल की वाला ए ट्री होता है बी ट्री। तो इसमें क्या होता है, अगर ऑर्डर m है, ऑर्डर m, तो इसमें हर एक नोड पे m चिल्ड्रन इसका हो सकता है। इसको डायरेक्ट आपको याद करना है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। कैसे आप मानते हैं कोई बाइनरी ट्री है तो उसमें या तो 0 चिल्ड्रन होना चाहिए या फिर 2 चिल्ड्रन होना चाहिए? आप कैसे मानते हो? क्योंकि यार आपको ऐसा पढ़ा दिया गया है, आपको ऐसा बता दिया गया है कि अगर बाइनरी ट्री है तो या तो 0, या तो उसमें 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, एक चाइल्ड की गुंजाइश नहीं है। या तो हो ही चाइल्ड नहीं हो या फिर 2 चाइल्ड हो। कैसे पता चला? आपको ये पढ़ाया गया है, यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो वैसे ही आप समझ लो कि अगर बी ट्री है ऑर्डर m का, तो हर एक नोड्स पे, इंटरनल नोड्स पे मैक्सिमम m हमारे पास चिल्ड्रन हो सकता है, राइट। आप यहाँ पढ़ लो एक बार के लिए। द ऑर्डर m ऑफ ए बी ट्री डिफाइंस हाउ मेनी चिल्ड्रन ए सिंगल नोड कैन हैव एट मोस्ट। ऑर्डर m बराबर ईच नोड कैन हैव अप टू m चिल्ड्रन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट, इन अ बाइनरी सर्च ट्री द ऑपरेशन ऑफ डिलीटिंग अ नोड विद वन चाइल्ड इन्वॉल्व्स। बोला कि जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, मतलब बीएसटी है बाइनरी सर्च ट्री, उसमें अगर मैं किसी एक नोड को डिलीट कर रहा हूँ, किसी एक चाइल्ड को, डिलीटिंग अ नोड विथ वन चाइल्ड, एक ऐसे नोड को डिलीट कर रहा हूँ जिसमें एक चाइल्ड है, तो कैसे होगा? जैसे मानो कि अगर ऐसे मैं कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ, राइट, इसमें एक चाइल्ड है, या फिर इसमें 2 चाइल्ड बना लेता हूँ और इसमें एक चाइल्ड है, ऐसे बना देता हूँ, राइट। तो कैसे होगा? अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो कैसे होगा? removing the node and replacing it with the left child। अगर मैं इस नोड को रिमूव कर दूंगा, in binary search tree the operation of deleting a node with one child involves। जो नोड है, मानो इस नोड को मैं डिलीट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये लेफ्ट वाला चाइल्ड होगा सबसे लेफ्ट मोस्ट, इसको मैं यहाँ कर दूंगा, यहाँ, और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मतलब मेन को डिलीट कर दूंगा और इसको यहाँ कर दूंगा। ऐसे ही तो करते हैं, रिमूव द नोड एंड रिप्लेसिंग इट विद द राइट चाइल्ड।
रिमूविंग द नोड एंड रिप्लेसिंग इट विद पेरेंट्स, रिमूविंग द नोड एंड रिप्लेसिंग इट विद पेरेंट्स, क्या इसके पेरेंट्स से, जो इसका पेरेंट है इससे रिप्लेस कर देंगे? नहीं, इससे रिप्लेस नहीं करते हैं, खत्म। रिमूविंग द नोड एंड लिविंग द सब ट्री अनअल्टर्ड, ऐसा थोड़ी रखेंगे। अगर किसी भी नोड को मैं डिलीट करूंगा तो उसके जो रूट नोड है उसके साथ उसका रिप्लेसमेंट कर दूंगा, राइट। अगर नोड को मुझे इसको डिलीट करना है, रूट नोड को, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा और जो लास्ट वाला इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है उसको उठा के मैं यहाँ पटक दूंगा। तो देखो, जो हमारे पास राइट चाइल्ड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड से भी कर सकते हैं, राइट चाइल्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जो बाइनरी सर्च ट्री है इसमें मैक्सिमम ट्री में आपका राइट सब ट्री रहे चाहे नहीं, लेकिन लेफ्ट सब ट्री हमेशा रहेगा। ऐसे रह सकता है, ऐसे कभी नहीं रहेगा कि ऐसा रह रहा है और लेफ्ट में नहीं है, राइट। लेफ्ट में हमेशा फुलफिल होना चाहिए। और ऐसा भी है कि ऐसे हो सकता है कि लेफ्ट में कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एक लेयर ज़्यादा हो सकता है, बाकी जो राइट सब ट्री हैं, बाकी के लेयर्स हैं, उसमें थोड़ा एलिमेंट कम हो सकता है, लेकिन जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें एलिमेंट्स हमेशा रहेगा। तो आप राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में जो हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रू है कि आपको लेफ्ट से जाना होता है, आपको लेफ्ट से करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, क्यों करना पड़ता है लेफ्ट से? लेफ्ट से इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यार जो बाइनरी सर्च ट्री हमारा बनेगा उसमें लेफ्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट हमेशा होगा, इसलिए हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। Connected components in a graph can be found using which graph traversal algorithm? जो ग्राफ है उसके जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उसको हम डीएफएस से फाइंड आउट कर सकते हैं, बीएफएस से कर सकते हैं और दोनों से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ का भी एल्गोरिथम है। जो डीएफएस है डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ये दोनों के दोनों ग्राफ के ही एल्गोरिथम है और इन दोनों के हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो क्योंकि इसी यही इसका एल्गोरिथम है और यही नहीं करेगा, काटो इसको, आंसर क्या हो जाएगा? सी। काउंटिंग सॉर्ट इज पर्टिकुलरली एफिशिएंट फॉर सॉर्टिंग arrays where the range of elements is काउंटिंग, मतलब हर एक, जैसे मानो यहाँ है, समझो जैसे 1 2 3 1 5 1 1 2 5 7 2 2 3 2 1 1 0 2 ऐसे है। तो क्या करेगा, पहले ऐसा लिखेगा 0, फिर 1, फिर 2, देखिए 0 कितना बार है? 0 एक बार है। 1 कितना बार है? 1 1 2 3 4 5 6, 1 हमारा 6 बार है। फिर क्या करेगा, 2 कितना बार है? 2 2 1 2 3 4 5 6, 2 हमारा 6 बार है। ऐसे करेगा, पहले सारे एलिमेंट को काउंट कर लेगा, फिर क्या करेगा, जैसे 0 जितना बार है उतना बार लूप चलाएगा। 0 एक बार है तो एक बार लूप चलाएगा और 1 को प्रिंट कर देगा। फिर हमारा जो 1 है वो कितना बार है? 6 बार, मतलब एक बार 6 बार लूप चलाएगा और उसमें उस समय आपको 1 6 बार प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही जितना एलिमेंट्स रहेगा सबके काउंटिंग को इसमें स्टोर कर लेगा और उतना बार लूप चलाता रहेगा जितना उसका काउंटिंग है और फिर उसको प्रिंट कर देगा। ये हमारा काउंटिंग सॉर्ट है। तो ये यूज होता है वेरी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, लार्ज एलिमेंट के लिए काम नहीं करे क्योंकि यार ये तो 1000 बार लूप पे चलाते रह जाएगा, राइट। कॉन्स्टेंट के लिए तो ये है नहीं, सॉर्टेड के लिए है नहीं, जिसके लिए है वेरी स्मॉल एलिमेंट्स के लिए। आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। Which implementation of a stack requires a fixed amount of memory allocated for a fixed number of elements? देखो, फिक्स अमाउंट और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब फिक्स्ड है, तो क्या लिंक लिस्ट हो जाएगा? ये तो डायनेमिक है। क्या डायनेमिक हो जाएगा? ये तो डायनेमिक है। क्या स्टैटिक हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा एरे। एरे में क्या होता है कि हम जब भी मेमोरी को डिफाइन कर दिए तो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। वही चीज अगर लिंक लिस्ट में आप करेंगे तो डायनेमिक होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, बल्कि वो चेंज होता ही रहता है, राइट। नेक्स्ट, in a pointer implementation of linked list, which operation can be performed in constraint O of one time when inserting or deleting nodes? अगर पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं लिंक लिस्ट से तो कौन से ऑपरेशंस को O of one टाइम में हम कर सकते हैं? क्या इंसर्टिंग एट द एंड, अगर हमारे पास जैसे मान लो लिंक लिस्ट का एलिमेंट है, मैं इसको एक साथ ही रख रहा हूँ, हालांकि आप इसको ऐसे रखना चाहिए, ऐसे मान लो ऐसे ही रख ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है, तो क्या जो लास्ट है इसमें मैं नया एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूँ? O1 में नहीं, मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा लास्ट कौन है, पहले यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, मतलब O of n टाइम लग जाएगा, तब मुझे पता चलेगा, तो इसको मैं काट दूंगा। डिलीट ए स्पेसिफिक नोड, अगर हमारे पास कोई भी नोड को डिलीट करना है, जैसे मानो इसी को डिलीट करना है, तो पहले मुझे यहाँ ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ जाना पड़ेगा, राइट। मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ भी O of n टाइम लग जाएगा, तो भी हमारा गलत। इंसर्टिंग एट ए स्पेसिफिक पोजिशन, किसी स्पेसिफिक पोजिशन में हमें इंसर्ट करना है, जैसे मानो यहाँ इंसर्ट करना है थर्ड नंबर पे, तो पहले यहाँ जाऊंगा, देखूंगा क्या थर्ड है, नहीं क्या थर्ड है, क्या थर्ड है, यहाँ मिलेगा, तब मैं इंसर्ट करूंगा, मतलब इसमें भी वर्स्ट केस में O of n मिल जाएगा अगर लास्ट एलिमेंट में करना है तो। इंसर्टिंग एट द बिगनिंग, क्योंकि पॉइंटर एल्गोरिथम में हेल्प है, पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन है, तो फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ एक इसका नोड बना दूंगा
और इसका जो नेक्स्ट है मैं इसको सिर्फ पॉइंट कर दूंगा, क्योंकि ये पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन है। तो मैं एक नोट बना दूंगा हेड और इसमें कुछ एलिमेंट रख दूंगा और इसका जो नेक्स्ट है मैं जो पहले से हेड है उसको पॉइंट कर दूंगा एंड दैट्स इट। इसको हम O(1) में कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो चाहो तो। For a 2D array represented in a row measure order, the index formula for access the elements of row I and column J using the base address B is। तो देखो अगर हमारे पास दो होता है, एक होता है रो मेजर और एक होता है कॉलम मेजर। और जो रो मेजर है, रो मेजर उसमें हम जैसे रो इनटू जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना करते हैं प्लस कॉलम, और कॉलम मेजर है तो जो कॉलम है कॉलम इंटू एन प्लस जितने नंबर ऑफ रोज है उतने। तो जो हमारे पास रो मेजर है, रो मतलब रो पहले आएगा, रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको इंटू करो, तो रो मतलब आई इंटू एन, इसको इंटू कर रहे हैं, सही बात है। जे, जो जे है ये हमारा कॉलम हो जाएगा, कॉलम मेजर। अगर कॉलम में आप इंटू कर रहे हो तो कॉलम हो जाएगा। ये तो हमारा ऐसे गलत है, ये हमारा ऐसे गलत है, तो इस केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जो 27 में क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले कराया हुआ है। ये हमारा एक और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसको मैंने कराया हुआ है काफी बेहतर तरीका से। तो अब क्या करना, अगर रो मेजर है, रो मेजर याद करो दिमाग से, दिमाग में समझो ऐसे, अगर रो मेजर है तो रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको इंटू करेंगे और कॉलम को प्लस करेंगे, और कॉलम मेजर है तो जो कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इंटू करेंगे और फिर रोज के एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। इसको याद कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, एक्जुलरी स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स। जो एक्जुलरी स्टोरेज है उसका क्या मतलब है? एक्जुलरी मतलब सहायता करने वाला, उसके हेल्पर। एक्जुलरी मतलब क्या है? हेल्पर, हेल्पर स्टोरेज। एलोकेटिंग मेमोरी पर सीपीयू रजिस्टर, नहीं, ये तो मेन मेमोरी का काम हो जाएगा। मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन प्रोसेस एंड डिवाइसेस, नहीं, ये तो इनपुट आउटपुट का काम हो जाएगा। आईओ। मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, नहीं। मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ स्पेस सेकेंडरी, यस। एक्जुलरी मतलब क्या होता है? इसकी हेल्पिंग स्टोरेज, हेल्पर जो इसके काम करे वो काम करेगा सेकेंडरी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका काम क्या है? एलोकेटिंग मेमोरी फॉर प्रोसेस, क्या मेमोरी को एलोकेट करेगा इनपुट आउटपुट? नहीं। क्या फाइल को मैनेज कर देगा? ये तो फाइल मैनेजमेंट का काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का, भगाओ इसको। मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अगर इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है तो क्या करेगा? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को प्रोसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में मैनेज करेगा। एलोकेटिंग सीपीयू टाइम टू द प्रोसेस, इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, आईपीसी इज अ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर। आईपीसी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब इसके फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा है। इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच कम्युनिकेशन। जो प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो शेड्यूल हुए हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना। आईपीसी मतलब उसका फुल फॉर्म यही होता है। प्रिवेंटिंग प्रोसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग, क्या एग्जीक्यूट होने से प्रिवेंट करना? नहीं। अलाउइंग प्रोसेस टू रन इंडिपेंडेंटली विदाउट कम्युनिकेशन, जब रन करेगा बिना कम्युनिकेशन के, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, काटो इसको। इनेबलिंग प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, यस। हमें क्या करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको इस तरह से सजाना कि वो सिंक्रोनाइज रहे और अपने आसपास या फिर एक दूसरे से डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। इसको हम इनेबल करते हैं इसमें। इनेबलिंग प्रोसेस टू एग्जीक्यूट रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में नहीं, जो सीक्वेंस बनाया गया है, जिस सीक्वेंस में शेड्यूलिंग हुई है उसमें करना है। इसका आंसर हमें सी देखने को मिलेगा। मॉनिटर्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर अचीविंग। जो मॉनिटर्स है, मॉनिटर्स इसका काम क्या है? जो मॉनिटर्स इसका काम है डेडलॉक लगाना, नहीं। जो मॉनिटर है, जैसे मान लो कि जो स्क्रीन है इसको मॉनिटर बोल रहे हैं, इसका काम क्या है कि एक बार में एक चीज, एक रिसोर्स जहां आएगा, जैसे मानो कोई वीडियो है, कोई वीडियो है, कोई हमारे पास मान लो म्यूजिक वीडियो है, कोई सिंपल वीडियो है, कोई हमारे पास फिल्म है। तो ऐसा बनाया गया कि जब वीडियो चलेगा तो ये दोनों पेंडिंग रहेंगे, दोनों नहीं चल पाएंगे। जब म्यूजिक चलेगा तो ये दोनों पेंडिंग रहेंगे, जब फिल्म चलेगा तो ये दोनों पेंडिंग रहेंगे। मतलब एक बार में एक ही रिसोर्स, जो हमारे पास एक ही मान लो प्रोसेस है, मानो इसको प्रोसेस, एक ही प्रोसेस इस जो मॉनिटर रिसोर्स है इसको यूज कर पाएगा। तो जो मॉनिटर्स है, क्या इसका काम है डेडलॉक्स को लगाना? नहीं। डेडलॉक को बचाना, खत्म। क्या स्टार्वेशन, इसका काम स्टार्वेशन है? नहीं। क्या इसका काम प्रोसेस टर्मिनेशन है, टर्मिनेट करेगा? नहीं। ये तो एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन, जिसको जरूरत है, जिसके लिए एलोकेशन हुई है वो चलेगा। इसका काम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड सिंक्रोनाइजेशन, यस। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक बार में एक चीज चलेगा
बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब प्रोसेस खुद डिसाइड करो कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा और सारे के सारे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, कोई भी हड़बड़ी में नहीं होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा, एक बार इसको पढ़ो। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मेकिंग श्योर टू और मोर प्रोसेसेस और थ्रेड्स वर्क टुगेदर इन अ करेक्ट ऑर्डर विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। यस, मैं आपको यही बताया हूँ कि जैसे मैंने यहाँ 3 प्रोसेस है, 3 काम होना है, तीनों का काम होगा लेकिन उस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में करना है। ऐसा नहीं होगा कि दो एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं कि वीडियो और जो हमारे पास फिल्म है एक साथ ही होगा, नहीं, सबका सीक्वेंस आएगा और सबके लिए अलग अलग टाइम है। नेक्स्ट, द गोल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इन पैरेलल प्रोग्रामिंग इज। तो देखो मैंने आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाया था, राइट। तो अगर आप सिंक्रोनाइजेशन पढ़ते और इसका डेफिनेशन जान जाएंगे तो अब बताओ आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यार। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे से समझ लिए हैं तो आप आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे नहीं समझना है कि भैया यार समझ में नहीं आ रहा, आप 2 बार 3 बार देख के तो देखो, आप प्रैक्टिस करके तो देखो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, होना तय है। द गोल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। क्या जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्पीड कर देगा, क्या जो सिंक्रोनाइजेशन है वो स्पीड कर देगा, स्पीड अप नहीं। अगर मैं आपको यहाँ बताया हूँ कि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो क्या करेगा कि प्रोसेस को एक बार में एक एग्जीक्यूट करने के लिए मजबूर करेगा, बोलेगा एक बार में एक करो ताकि डेडलॉक नहीं हो, एक बार में एक करो जिसको जरूरत है ताकि डेडलॉक नहीं है, स्पीड थोड़ी बढ़ा देगा, वो आराम से करेगा। एलिमिनेट पैरेललिज्म, क्या जो पैरेललिज्म है उसको एलिमिनेट कर देगा, हाँ एक बार के लिए कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर मॉनिटर मान लो है और यहाँ वीडियो है, यहाँ फिर ऑडियो है या फिर यहाँ कुछ और है, तो एक बार में तीनों रन नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर सिस्टम को मैं मैनेज करके करूंगा तो पॉसिबल है, इसको एलिमिनेट नहीं करेगा। अवॉइड डेडलॉक कंडीशन, डेडलॉक सिचुएशन को अवॉइड कर देगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर एक बार में देखो, मानो जब वीडियो की जरूरत है, सिर्फ वीडियो चल रहा है और बाकी रिसोर्स यहाँ वेट कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस है और जो रिसोर्स है, जैसे मान लो ये रिसोर्स है, ये सारे प्रोसेस हैं और प्रोसेस सारे वेट कर रहे हैं, एक बार में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक कब होता है, जब एक ही रिसोर्सेज को एक से ज्यादा प्रोसेस एक टाइम में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, यूज करने की कोशिश करते हैं, तो डेडलॉक हमारा हो जाता है। तो इसको अवॉइड करेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ रेस्ट कंडीशन, ये हमारा गलत है, रेस्ट कंडीशन को अवॉइड करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट, आप चाहो तो यहाँ इसको बारे में पढ़ सकते हो, मैंने इसको लिख दिया है, राइट। नेक्स्ट, इन अ प्रीम्प्टिव मल्टीटास्किंग सिस्टम ए प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट में बी इंटरप्टेड बाय। अगर प्रीम्प्टिव, देखो मैंने आप कल के वीडियो में भी काफी भयंकर तरीका से प्रीम्प्टिव बताया है। प्रीम्प्टिव और एक होता है नॉन प्रीम्प्टिव। नॉन प्रीम्प्टिव समझो ध्यान से। प्रीम्प्टिव मतलब जिसमें इंटरप्ट किया जा सकता है, इंटरप्ट, इसका मतलब क्या है, नो इंटरप्शन, नो इंटरप्शन। अगर एक प्रोसेस कोई है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट, तो दूसरा प्रोसेस इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, नो प्रीम्प्शन में। नॉन प्रीम्प्शन में क्या होता है कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता है जब तक वो प्रोसेस सारा का सारा एग्जीक्यूट नहीं हो जा रहा है, उसको रनिंग स्टेट से कोई बाहर निकाल नहीं सकता है। तो प्रीम्प्टिव मतलब उसको इंटरप्ट किया जा सकता है, प्रीम्प्टिव मल्टीटास्किंग मतलब उसको इंटरप्ट किया जा सकता है। जब रनिंग हमारा स्टेट में है तो उसको इंटरप्ट कौन कर देगा, क्योंकि ये प्रोसेस है तो इसको दूसरा प्रोसेस ही इंटरप्ट कर पाएगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर देगा, नहीं। अनदर प्रोसेस कर देगा, यस। हार्डवेयर एरर कर देगा, नहीं। यूजर कर देगा, नहीं। प्रीम्प्टिव मतलब समझे हो, प्रीम्प्टिव मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा टेक्निक जिसको इंटरप्ट करके काम चलाया जा सकता है, इंटरप्ट किया जा सकता है। जैसे मानो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आया, इसको इंटरप्ट कर दिया कि बोला भागो तुम, मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, तो प्रीम्प्टिव बोलेगा। अगर प्रीम्प्टिव नहीं रहेगा, नॉन प्रीम्प्टिव रहेगा, तो वो डटे रहेगा और तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसका काम नहीं रहता है, और जब उसका काम हो जाएगा तब वो रनिंग क्यू से बाहर निकलेगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कल, इसको बोलते हैं मेटा डेटा, डायरेक्ट है। और मेटा डेटा मैंने आपको अभी तक तीसरा बार मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार जो मैंने पढ़ाया था वो DBMS उसमें बताया था, फिर मैंने एक PIQs कराया था उसमें बताया था, और फिर मैं आज बता रहा हूँ। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा या फिर डेटा अबाउट डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा, जो किसी डेटा के बारे में और जानकारी देता है, राइट, और जानकारी। जैसे मान लो कि मैं त्रिलोकी हूँ, त्रिलोकी, तो एक ऐसा डेटा जो बताए कि त्रिलोकी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इनको यूट्यूबर बोल रहे हैं। जैसे मान लो जॉब करते हैं, जॉब भी करते हैं, इनका जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ A है, इनका आधार नंबर A है, आधार नंबर, इनका पैन नंबर A है,
इनका फोन नंबर ये है। तो एक जो डेटा है त्रिलोकी, इसके बारे में इतना सारा चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इस डेटा एक त्रिलोकी के बारे में इतना सारा चीज इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मतलब वो डेटा का भी डेटा है, जिसको बोलते हैं मेटा डेटा, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। बोल रहा है कि किसका यूज करते हैं हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, फिल्टर करने में, और डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, मतलब निकालने में। क्या डेटा रिडंडेंसी बोल देंगे, मतलब एक से ज्यादा बार डुप्लीकेसी? नहीं। डेटा रिकवरी टूल बोल देंगे? नहीं। इसको बोलेंगे डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है, मानो हमारे पास बंच ऑफ डेटा है, पूल ऑफ डेटा है, या बहुत सारा डेटा है, इसमें से कुछ यूजफुल डेटा, कुछ फिल्टर्ड डेटा मुझे इसमें से निकालना है। इसमें से क्या करना है, निकालना है। तो इसको क्या है, माइन करते हैं, माइन। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे जो हमारे पास जितने भी ओर्स होते हैं, जो मेटल ओर्स होता है, उसको माइनिंग करके निकाला जाता है जमीन के अंदर से। जैसे जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, उसको माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज में से रिसोर्सेज को निकालना, तो क्या बोलेंगे, माइनिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following refers to the level of data abstractions that describe exactly how the data actually is stored। देखो तीन टाइप्स के हमारे पास लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शंस के, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल और लॉजिकल लेवल। हाई लेवल जैसा कुछ नहीं होता है। तो जो फिजिकल लेवल होता है वो बताता है डेटा एक्चुअल में कैसे सेव हुआ है। जैसे फिजिकल मतलब फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिकल। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो फिजिकल लेयर होता है, डेटा कैसे सेव होता है, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। लॉजिकल क्या होता है, वहां डेटा ये स्टोर्ड इन द रिलेशनशिप। लॉजिकल मतलब क्या होता है, कौन सा डेटा, वहां डेटा, कौन सा डेटा स्टोर हुआ है, कौन सा डेटा स्टोर हुआ है। और जो व्यू है, व्यू को हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं, इसको व्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब है हाउ डेटा इज व्यूड बाय यूजर। जो डेटा है उसको कैसे देखा जा रहा है, यूजर के द्वारा कैसे देखा जा रहा है। तो आप समझ गए कि जो फिजिकल लेवल होता है उसमें डेटा कैसे सेव होता है, मतलब कौन सी डेटा सेव होता है, कौन सी, मतलब क्या बोलाऊं, ऐसे समझो जो फिजिकल लेयर है उसमें डेटा सेव हो रहा है फिजिकली डेटा सेव कैसे हो रहा है, फिजिकली डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, फिजिकली मतलब फिजिकली रूप में। लॉजिकल मतलब क्या है कि डेटा कौन सी डेटा स्टोर हो रहा है। और व्यू में क्या होता है कि डेटा कैसे हम देख सकते हैं। व्यू बोलो या फिर कंसेप्चुअल बोलो, आप इसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो, मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट, द टर्म डेटा रेफर्स टू, डेटा किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को, नहीं। बेसिक इंफॉर्मेशन को, नहीं। डेटा का सिर्फ मैं बोलूंगा इसका मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है। रो फैक्शन फिगर जो एकदम कच्चा सामान है, जिसका कुछ मतलब नहीं है, अपने आप में उसका कुछ वैल्यू नहीं है। द इजीएस्ट वे इन विच वी कैन ट्रांसफर कंट्रोल इज व्हेन द ओल्ड बैकअप साइट सेंड्स डैश टू द मेमोरी। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है, जब हम ट्रांसफर को अपने वी कैन ट्रांसफर कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं ओल्ड बैकअप साइट्स पे, जो ओल्ड प्राइमरी लोकेशन पे है उसको। क्या उसको प्राइमरी लॉग्स बोल देंगे, क्या उसको अंडू बोल देंगे। अंडू मतलब होता है कि पीछे जाना, जैसे आप देखते होंगे अनडू और रीडू। अंडू करना, जैसे मतलब आप कुछ काम किए, उसमें कुछ गलती हो गया तो आप उसको अंडू कर देंगे, मतलब पीछे जाओगे, राइट। आप क्या करोगे, पीछे जाओगे, उसको बोलते हैं अंडू। उसको क्या बोलते हैं, अंडू। तो पीछे तो हम जा नहीं रहे हैं, जैसे गलती हो जाएगा। और प्राइमरी लॉग जैसे हमें कुछ मिलता नहीं है, इसको मैं काट दूंगा, इसको बोलते हैं रीडू। एक क्या होता है, हमारा रीडू होता है। एक क्या होता है, रीडू, राइट। इन जनरल ए फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड डैश। फाइल किसका कलेक्शन है, क्या फाइल रोज एंड कॉलम्स है, इसको बोलते हैं टेबल्स। रोज एंड कॉलम्स क्या बोलते हैं, टेबल्स। क्या डेटाबेस है, नहीं। डेटाबेस क्या करता है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, एक तरह से मैनेज करता है डेटाबेस को। फील्ड क्या होता है, देखो फील्ड क्या होता है, एक कोई भी एक सेक्शन, उसको फील्ड बोलते हैं। जैसे कॉलम एक फील्ड हो गया एक टाइप का, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। जो फाइल होता है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशंस। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, देखो अगर सिर्फ हमारे पास एट्रीब्यूट है, ध्यान से समझो, अगर सिर्फ एट्रीब्यूट है इसको बोलते हैं कॉलम। अगर एक एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं। जैसे जितना भी हमारे पास कॉलम होता है वो सारे के सारे एक एट्रीब्यूट है, एक सिंगल कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ जो एट्रीब्यूट्स हैं इसको बोलते हैं डिग्री। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में यहाँ कॉलम तुरंत टिक मारेंगे और बोलेंगे सही मार दिया, ये गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर एक एट्रीब्यूट है उसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम।
और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री। रो को क्या बोलते हैं भैया, रो को बोलते हैं टपल, टपल। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो कॉलम है इसको क्या बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एक कॉलम है उसको एट्रीब्यूट बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट, और मैं यार आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं और अभी तक आप नोट से पढ़ नहीं रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन में जान डाल सकते हैं, राइट। और मैं आपको आर्ट्स और टीचिंग का भी नोट्स अभी दे ही रहा हूँ, इसके साथ सिर्फ 99 रुपये में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कौन नहीं है? तो देखो हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी मतलब अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क कैसे अरेंज करते हैं। तो हमारे पास स्टार होता है, रिंग होता है, मेश होता है, फिर हमारे पास ट्री होता है, फिर हमारे पास हाइब्रिड होता है, राइट। स्टार, रिंग, फिर हमारे पास बस होता है। ये सारे सारे हमारे टोपोलॉजी हैं। स्टार हो गया, रिंग हो गया, मेश हो गया, ट्री हो गया, हाइब्रिड हो गया, बस हो गया। डिस्क नहीं होता है, डिस्क नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये नहीं है क्योंकि यहाँ नॉट बोला है, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, सी नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेम डिजाइन इन द डेटा लिंक लेयर इंक्लूड्स। जो डेटा लिंक लेयर है इसमें फ्रेम डिजाइन का क्या मतलब है? जो डेटा लिंक लेयर है इसमें काफी सारे डिवाइस यूज होता है, जैसे हमारे पास ब्रिज हो गया, ब्रिज, हमारे पास स्विच हो गया, राइट। तो जो फ्रेम क्या करता है, डिसाइडिंग द रूटिंग पाथ करता है। ये तो हमारा राउटर का काम है, राउटर। डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम्स, फ्रेम डिजाइन डेटा फ्रेम्स, बिल्कुल सही बात है। असाइनिंग द आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस, ये तो डीएचसीपी जो हमारे पास प्रोटोकॉल है उसके हेल्प से करते हैं, डीएचसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से आईपी को असाइन करते हैं डिवाइसेस में। सेटिंग द डेटा ट्रांसमिशन रेट, नहीं, इसका काम नहीं है ट्रांसमिशन रेट को करना, इसका काम है डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्रेम्स। Which network devices operates at the network layer and makes forwarding decision based on IP address। जैसे IP address का बात आएगा आपको राउटर टिक मारना है, ये हमारा IP डिटर्मिनेशन पे काम करता है। IP डिटर्मिनेशन। हब क्या होता है, हब हमारा फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे जो एक डम डिवाइस है, डम डिवाइस मतलब बहरा है और एक तरह का बोल लो कि इसका दिमाग नहीं है, राइट, दिमाग नहीं। स्विच क्या करता है, स्विच एक डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर। ब्रिज क्या करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राउटर, जो आईपी एड्रेस को मैनेज करता है, जो पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन। अगर प्रोसेस की प्रोसेस में बात करूं तो आंसर भी इसी से रिलेटेड होना चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स, नहीं। डिफरेंट डिवाइसेज इन द सेम नेटवर्क, नहीं। डिवाइसेज इन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, नहीं। प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेज, यस। देखो क्या बोल रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है तो अलग अलग जो डिवाइसेज हैं उसमें प्रोसेस को ही दिखाएगा, राइट। किसमें कम्युनिकेशन होगा, प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेज में, इससे इसका कोई मतलब नहीं। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है? अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप तुरंत बता देंगे। मैनेजिंग नेटवर्क एंड डिवाइसेस, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, मैनेज करेगा, मैनेजिंग नेटवर्क एंड डिवाइसेस, सही बात है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, नहीं, इसके लिए आप HTTPS या फिर सिक्योर सॉकेट, सिक्योर सेल जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। राउटिंग डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, इसके लिए आप राउटर का यूज कर सकते हैं, राउटर। इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, ये हमारा नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। हायरार्किकल एड्रेसिंग इन द नेटवर्क लेयर अलाउज फॉर। हायरार्किकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर में क्या काम करता है, रिड्यूस लेटेंसी इन डेटा कम्युनिकेशन। हायरार्किकल एड्रेसिंग है तो क्या लेटेंसी को घटा देगा, नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। फास्टर डेटा ट्रांसमिशन रेट, क्या जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो फास्टर हो जाएगा, मुझे नहीं पता। डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस है वो हायरार्किकल एड्रेसिंग से नहीं होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये डेटा लिंक लेयर में जो चीजें होती हैं उससे मैक रिलेटेड हमारा रिलेटेड है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेस, अगर हायरार्किकल आप एड्रेसिंग करोगे तो आप आईपी एड्रेस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। एड्रेसिंग मतलब क्या, यहाँ आईपी एड्रेस की बात हो रही है। अगर एड्रेसिंग की बात करेंगे आप कम्युनिकेशंस में, आप नेटवर्क में, तो इसका मतलब है कि आप उसके एड्रेस की बात कर रहे हो। कौन से एड्रेस, आईपी एड्रेस। आप क्या बात करो, आईपी एड्रेस के बारे में, तो उसको आप अच्छे से यूज कर पाओगे अगर आप हायरार्किकल एड्रेसिंग का यूज करोगे तो आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। एफिशिएंट आईपी एड्रेस इज ड्यू टू हायरार्की, ठीक है। जो दूसरा है डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मैक एड्रेस, ये हमारा क्या है, मैक एड्रेसेस आर फिक्स्ड नॉट डायनेमिक। जो मैक एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल कोड होता है, और ये सारे हमारा ऑप्शन गलत है।
टीसीपी रेगुलेट्स एंड टू एंड पैकेट फ्लो बाय द यूजर। जो टीसीपी होता है वो मैं क्या बोलूंगा, इसको बैकबोन ऑफ इंटरनेट बोल दूंगा मैं, बैकबोन ऑफ इंटरनेट, इसको इंटरनेट का मैं बैकबोन बोल दूंगा, ठीक है। सीक्वेंस क्वेंच मैसेज करता है? नहीं करता है। विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट करता है? फिक्स साइज सेगमेंट होता है, या फिर बाइनरी इसका क्या बोल रहा है, बाइनरी कहाँ है, फिक्स साइज सेगमेंट होता है, या फिर अच्छा नीचे लिखा बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकअप होता है। तो देखो जो टीसीपी रेगुलेट करता है एक फिक्स साइज का विंडो होता है, जिसमें इसका जो हेडर, चेकसम, पैरिटी बिट्स और भी पता नहीं क्या क्या डिटेल्स रहता है, वो सबको मैनेज करता है, फिक्स साइज का रहता है, वो बोलते हैं ए विंडो साइज एडवर्टाइजमेंट। फिक्स साइज सेगमेंट नहीं, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकअप नहीं। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसआरएस? सॉफ्टवेयर, इसका फुल क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तब सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कितना बजट होगा, क्या क्या मॉडल्स बनेगा, कैसे डिजाइनिंग होगा, सब चीज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। टू लिस्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, केवल इसके लिए नहीं। टू डिस्क्राइब द यूजर इंटरफेस नहीं। टू डिफाइन द सॉफ्टवेयर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यस। सॉफ्टवेयर है उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगा, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या क्या इसमें जरूरत है, क्या क्या फीचर्स देना है, सब चीज एसआरएस डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा जाता है, और फिर उसके हेल्प से हम चीजों को तैयार करते हैं। स्पेसिफाई हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं। ISO 9000 एंड SCI CMM आर बोथ फ्रेमवर्क्स रिलेटेड टू, ये देखो ये जो क्वेश्चन है आपको 2024 था, उसके जो 12 जून का पेपर था, 12 जून नहीं 11 जून का जो शिफ्ट 2 था 2, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कल बताया था, आप देख सकते हो। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन फिर जो 11 जून है उसके शिफ्ट 1 में जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट 1, इसमें भी पूछा गया। एक क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो दिखाता है सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसा है, एश्योरेंस, जो क्वालिटी एश्योरेंस को दिखाता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स नहीं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर नहीं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस यस, स्टैंडर्ड एंड पोटेंशियल और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये हमारा गलत जाएगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोचेज इन्वॉल्व, जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है, सॉफ्टवेयर का डिजाइन इससे क्या मतलब है। हार्डवेयर इंटीग्रेशन नहीं, यूजर ट्रेनिंग टेक्निक्स नहीं, क्रिएटिंग अ प्लान फॉर कोडिंग, ये तो हमारा कोडिंग सेक्शन आ गया, कोडिंग। डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 1, इसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चन को किया है। इस क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, इसमें से 40% क्वेश्चन है इसको मैं टॉप मानूंगा, जो 40% क्वेश्चन है उसको टॉप मानूंगा, क्योंकि वो उन्हीं से बनेंगे जो अच्छे से थ्योरी पढ़े हैं, जो अच्छे से चीजों को पढ़े हैं। तो उसके लिए आप मैं आपको नोट्स रिकमेंड करूंगा, आप नोट्स को ले लो, अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, 2 से 3 बार वीडियो देखो, क्योंकि यार एक बार देखने से काम नहीं चलता है। जैसे मैंने आपको ये चीज बता दिया था कि ISO 9000 क्या होता है, सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड को चेक करता है, आपने इसको दोबारा देख लिया तो अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया यार ISO आया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी चेक करेगा, सॉफ्टवेयर का एश्योरेंस चेक करेगा कि कितना रिलायबल है, इसके क्वालिटी को चेक करेगा, इसके स्टैंडर्ड को चेक करेगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपने इसको 2 बार देख लिया है। वैसे ही आप किसी भी चीज को 2 से 3 बार देख लोगे तो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीज तो आपको याद ही हो जाएंगी, राइट। तो ये हमारा पार्ट 1 था, मैं आपको फिर से एक बार नोट्स रिकमेंड कर दूंगा कि आप इसको ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरा नंबर हर एक PPT के पेज पे दिया गया है, राइट। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में जब पार्ट 2 हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्टेंट जितने भी थ्योरीज हैं, इंपोर्टेंट थ्योरीज, उसका वीडियो बना के 10 से 12 वीडियो बनाऊंगा इंपोर्टेंट थ्योरीज की, उसको मैं डाल दूंगा। आपको मैं जितना वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूं और मैं जो नोट्स दिया हूं उसको पढ़ना है, जो प्रीवाइज मैंने करा दिया उसको करना है, और मैं जो 10-15 थ्योरीज के वीडियो बनाऊंगा उसको करना है, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, एक भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आपने मेरे बताए रास्ते पर चल दिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, राइट। क्योंकि यार मैंने सारे के सारे वो चीज करा दी हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू भी मैंने इतना करा दिए हैं, अगर आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे, तो यू आर गुड टू गो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से डायरेक्ट पूछने वाला है। डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ ISO पूछा है तो वहाँ ISO पूछ सकता है, यहाँ SRS पूछा है तो वहाँ SRS पूछ सकता है, राइट। यहाँ काउंटर के बारे में पूछा है तो काउंटर के बारे में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पूछा है रिपल काउंटर के बारे में, रिपल
यहाँ रिपल काउंटर के बारे में पूछा है, राइट, तो हो सकता है वहां अप काउंटर के बारे में पूछ दे, हो सकता है वहां तुम्हारा डाउन काउंटर के बारे में पूछ दे, हो सकता है ग्रे कोड काउंटर के बारे में पूछ दे, राइट, तो अलग अलग काउंटर के बारे में पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा काउंटर के बारे में, राइट। तो आप याद कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।